हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा आपकी जो पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा हमने जो है आपका नया चैप्टर शुरू कर दिया है और उस चैप्टर का नाम है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और हम जो है बेटा आज हम उसका लेक्चर 2 पढ़ेंगे, यानी कि हम जो बेटा आपको लेक्चर 1 पढ़ा चुके हैं और उसके अंदर जो है हमने बेटा आपको पढ़ाया था क्या। हमने आपको बेटा जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए थे जो आपके लिए इस चैप्टर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेटा उनको नहीं पढ़ के आओगे ना तो बेसिकली आगे पढ़ने का कोई सेंस नहीं होगा। अब जो है बेटा आज हम इंटरफेस पढ़ाएंगे आपको, और जो है हम आपसे आज क्रोमोसोम्स की काउंटिंग कराएंगे, आपको डीएनए के बारे में बताएंगे। ठीक, तो अगर आपको जो है बेटा अगर लेक्चर 1 आप नहीं देख के आए तो आगे देखने का कोई फायदा नहीं है, मत देखो, अभी बंद कर दो। पहले जाओ लेक्चर 1 देख के आओ और देन उसके बाद जो है कंटिन्यू करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने जो है बेटा आपके लेक्चर 1 देख लिया है वो बेटा सबसे पहले जाएंगे और वो जो है बेटा रैपिड रिवीजन, यानी कि जो हमने 20 मिनट्स के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर चैप्टर नहीं मतलब लेक्चर 1 जो आपको रिवाइज कराया बेटा, आप वो पूरा का पूरा जो है रिवाइज करके आओगे। देन उसके बाद जो है आप लेक्चर 2 को कंटिन्यू करोगे बेटा, बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। ठीक है, अगर आप जो है बेटा लेक्चर 1 को वापस से रिवाइज करके आओगे और जो आप जब लेक्चर 2 को देखोगे तो आपको एक अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना हाईली कंसेप्चुअल ये टॉपिक है और इतना बेहतरीन ये चैप्टर है बेटा। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है जिसे पढ़ाने मुझे बहुत बेहतरीन मजा आता है। और अगर बेटा कोई ढंग के इनसे सवाल बना ले, यानी कि अगर एनसीईआरटी की आप लाइनों को हटा दो, अगर कोई ढंग के इससे सवाल बनाए तो बेटा तोते उड़ सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा उन क्वेश्चंस को बना पाना। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। चलिए, तो बेटा आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, हम पढ़ाने वाले हैं आपको बेटा लेक्चर 2। और लेक्चर 2 में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, लेक्चर 2 में बेटा हम आपको पढ़ाएंगे सेल साइकिल और फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो बेसिकली हमने जो आपको सेल साइकिल के बारे में कल बता दिया था, हमने आपको बता दिया था कि सेल साइकिल के अंदर जो है इंटरफेज और एम फेज आता है, ठीक। और उसके बाद हम बेटा आपको क्या पढ़ाएंगे, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। चलिए आइए, तो बेटा अगर कोई जो है वीडियो के मतलब कोई जो है बेटा लेक्चर देखते देखते ही जो है आपके नोट्स बना रहा है तो बेटा वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर किसी को जो है बेटा कुछ होते हैं ना ऐसे जिनको मजा आता है पहले लेक्चर देख लेते हैं बाद में हम जो नोट्स बना लेंगे, तो बेटा वो जो है जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप बेटा क्यूआर से जो है यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है बेटा यूट्यूब चैनल का जो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ भी बेटा जो है इसके जो है पीडीएफ जो है यानी कि लेक्चर 2 के जो नोट्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं। चलो, तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं आपसे किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। तो कल आपको याद होगा हमने जो है आपको बेटा सेल साइकिल बता दी थी कि एक जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर जो बेटा आपके इंटरफेज आता है और एमफेज आता है। बेसिकली सेल की स्टार्टिंग से लेके जो बेटा डिवीजन तक की कहानी होती है उस पूरी की पूरी जो एक साइकिल चलती है उसी को हम आपकी कहते हैं व्हाट, सेल साइकिल। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है बेटा, सेल साइकिल के अंदर जो है कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं और वो इवेंट्स जो है बेटा एक सीक्वेंस होता है उनका, ऐसा नहीं कोई भी इवेंट कभी भी हो जाएगा, नहीं, एक सीक्वेंस में जो इवेंट हो रहे होते हैं जिसके अंदर बेटा सेल के साथ क्या होता है, सेल जो है बेटा आपकी ग्रो करती है, ठीक। इसके अलावा बेटा वो अपना जो है डीएनए डबल करती है और एट द एंड बेटा वो क्या करती है, वो एट द एंड जो है बेटा वो डिवाइड कर जाती है। और बेटा ये जितनी भी चीजें आपकी हो रही होती है ये सारी की सारी जो है आपके जेनेटिक कंट्रोल के अंदर हो रही होती है। यानी कि सेल जो है बेटा ऐसे नहीं कि चलती जाएगी कभी भी रुक जाएगी कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जीन्स के अंडर कंट्रोल में ये बेटा प्रोसेस हो रही है, ठीक। तो चलो आओ, आप डालोगे बेटा क्या, सेल साइकिल, और हम जो है सेल साइकिल के बारे में जो डेफिनेशन है उसकी वो आपको लिखा देते हैं। वैसे तो आपको पता है, आप लेक्चर 1 देख के आ रहे हैं कि क्या होती है सेल साइकिल। चलिए आइए, आप हेडिंग डालोगे बेटा क्या, आप हेडिंग डालोगे सेल साइकिल। आप हेडिंग आप हेडिंग डालोगे बेटा सेल साइकिल। तो आओ चलो शुरू करते हैं आपकी क्या सेल साइकिल। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा बेटा, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल में जो है आपके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं बेटा, आपके होते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यानी बेटा जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा, वो एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेटा जो आपकी सेल होती है क्या होती है, जो बेटा आपकी सेल होती है, सेल में क्या देखने को मिलती है आपको, एक मिनट ऐसा ही कर देते हैं, आइए रुकिए जरा। और चलिए आइए देखिए, जो बेटा सेल होती है उसके साथ क्या हो रहा होता है, जो आपकी सेल होती है ना, सेल जो है बेटा आपकी ग्रो कर रही होती है। क्या कर रही होती है, सेल जो है आपकी ग्रो कर रही होती है। और जो बेटा ग्रो होती है इसकी, यानी कि जो ग्रोथ होती है एक सेल की, वो आपकी कैसी होती है, वो होती है बेटा आपकी कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक। जैसा कि आपने देखा था बेटा, यानी कि वो जीवन में भी ग्रो करी,
एस में भी ग्रो करी, G2 में भी ग्रो करी, यानी कि बेटा जो उसकी ग्रोथ है वो लगातार कंटिन्यूअस है, वो ग्रोथ रुक नहीं रही है, वो किसी पर्टिकुलर एक फेज में जो है होके रुक नहीं जा रही है, वो जो है लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती जा रही है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आप यहाँ लिखोगे बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जो बेटा जो सेल की जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है इसकी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, यानी कि बेटा जो आप जानते हैं एक जो सेल होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, हम उसे कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो उसके अंदर स्पेस होता है बेटा सेल के अंदर, जो उसके अंदर लिक्विड फ्लूइड एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, क्या हम उसी को कहते हैं बेटा आपके साइटोप्लाज्म। तो बेटा जो ग्रोथ हो रही है वो एक्चुअली कहाँ हो रही है, वो आपकी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो हम बेटा यहाँ लिखेंगे आपके क्या, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। जो कंटिन्यूअस जो प्रोसेस हो रही है वो किस टर्म में हो रही है, वो इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक, इसके अलावा बेटा जब आप एक सेल को देखते हो तो बेटा इसके अलावा और क्या हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा बेटा जो है आपके डीएनए डबल होता है, क्या होता है बेटा आपका डीएनए डबल होता है। और जो डीएनए डबल होता है बेटा एक सेल साइकिल में वो सिर्फ एक ही बार होता है, वो डीएनए 2 बार डबल नहीं होता, वो डीएनए आपका जो है 3 बार डबल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डबल होता है, वो भी एक पर्टिकुलर फेज में होता है। और उस फेज का नाम क्या होता है, उस फेज का नाम होता है बेटा आपके एस फेज। उस फेज का नाम क्या होता है, उस फेज का नाम होता है बेटा आपके एस फेज। तो आप यहाँ लिखोगे क्या, डीएनए डबल। क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ डीएनए जो है क्या हो रहा होता है, डीएनए आपके डबल हो रहा होता है, डीएनए जो है आपके डबल हो रहा होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके कितनी बार होता है, वो सिर्फ ओनली वन टाइम इन वन साइकिल। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप ओनली वन टाइम इन वन साइकिल, ओनली वन टाइम इन वन साइकिल, ओनली वन टाइम इन वन साइकिल, ओनली वन टाइम इन वन साइकिल। इसके अलावा बेटा क्या हो रहा होता है, इसके अलावा जो है बेटा एट द एंड क्या होता है, एट द एंड जो सेल होती है वो बेटा डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल्स। आप क्या लिखोगे यहाँ, सेल जो है डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल, डिवाइड इनटू इनटू टू डॉटर सेल्स। तो बेटा यही तो इसका एक्चुअली एंड रिजल्ट है। और एंड गोल क्या है एक सेल साइकिल का, एक सेल साइकिल का एंड गोल ये है कि एक सेल से जो है उसको 2 सेल बना देनी है। ठीक, तो बेटा जो आप देखते हो सेल साइकिल बेसिकली होती है, सेल साइकिल जो है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसके अंदर जो है बेटा सेल की ग्रोथ होती है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और बेटा जो एक्चुअल ग्रोथ होती है वो क्या ग्रोथ होती है, वो एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। ठीक, इसके अलावा जो है बेटा सेल का जो है बेटा डीएनए डबल होता है सेल साइकिल के दौरान, और वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है सेल साइकिल में। और बेटा वो किस फेज में होता है, वो आपके होता है बेटा एस फेज में। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, आप यहाँ लिख दोगे एस फेज, आप यहाँ लिख दोगे बेटा आपके एस फेज। इसमें डबल होता है आपका डीएनए एस फेज। और एट द एंड क्या होता है, जो सेल होती है बेटा वो डिवाइड कर जाती है टू डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक, और बेटा जो आप ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हो, जो आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हो, ये जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं एक सेल साइकिल के दौरान, वो सारे के सारे जो बेटा जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं बेटा से। ठीक, तो आप यहाँ लिख दोगे अंडर जेनेटिक कंट्रोल। क्या लिख लोगे आप, यहाँ लिख दोगे अंडर जेनेटिक कंट्रोल, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक, चलिए आइए, तो अब हम बेटा बात करेंगे आपसे फेजेस के बारे में। ठीक, अब आपकी जो है बेटा यहाँ सेल साइकिल की जो है आपकी डेफिनेशन पूरी होती है। बेसिकली आपको पता है बेटा, हम जो है आपको लेक्चर 1 में समझा चुके हैं एक्चुअली में पूरी सेल साइकिल में हो क्या रहा होता है। अब हम बात करेंगे बेटा आपसे फेजेस के बारे में। ठीक, अब बेटा होता क्या है, आप अगर मुझसे पूछोगे क्या सर हम ह्यूमन है, ठीक, मेरे सामने आप सपोज करो आपके घर में एक डॉग है, तो आप क्या ये आपके मन में एक सवाल आया सर जो है मेरी सेल से डिवाइड कर रही है, ठीक, और मेरे डॉग की भी सर सेल्स जो है आप डिवाइड कर रही होगी। मैं कहूंगा जी हाँ बिल्कुल डिवाइड कर रही होगी। तो आपके मन में सवाल आया क्या सर जो मेरी सेल का डिवाइड करने का टाइम है, क्या वो मेरे जो डॉग है मेरे घर में, क्या उसका भी जो है डिवाइड करने का टाइम है वो सेम होगा? तो मैं कहूंगा नहीं बेटा वो सेम नहीं होगा। जो आपकी सेल डिवाइड करती है और जो आपके डॉग की सेल डिवाइड करती है बेटा, उन दोनों का टाइम जो है डिफरेंट होगा। यानी कि जो आपकी ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की वो बेटा वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा बेटा सेल टाइप टू सेल टाइप भी वो है वेरी करती है। ठीक, आप सेल से सेल की तरफ भी जाओगे ना बेटा, एक सेल से दूसरी सेल में जाओगे तो वहां भी जो है बेटा उसकी ड्यूरेशन, उसका टाइम जो है डिवाइड करने का वो चेंज कर जाएगा। और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो वेरी करता ही है। ठीक, चलिए आइए ये लिख लेते हैं आप। अब आप यही लिखोगे, चलिए अब आप क्या डालोगे बेटा हेडिंग, अब आप हेडिंग डालोगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल।
आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बेटा फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक, चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर आपके ड्यूरेशन के बारे में। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है बेटा फेजेस का, वो एक्चुअली वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। ठीक, क्या डालोगे आप यहाँ, डालोगे ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो बेटा ये क्या करती है, ये आपकी वेरी करती है, ये क्या करती है, वेरी, वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। चलिए आइए, ये बेटा वेरी करती है, कैसे करती है, वेरी करती है, वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब आप जाओगे तो बेटा वेरी कर जाएगी, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। और एक सेल से दूसरी सेल में भी जाओगे तब भी ये टाइम जो है बेटा डिवाइड करने का वेरी कर जाएगा, वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ठीक, अब जो है आपके मन में आया सर क्या कोई एक एग्जांपल दे सकते हो, तो मैं कहूंगा जी हाँ मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। तो बेटा आपने ईस्ट देखी है, तो बेटा बेसिकली जो ईस्ट होती है वो आपकी 90 मिनट में डिवाइड कर जाती है, यानी कि ईस्ट की जो एक सेल होती है उसे डिवाइड करने में सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स लगती हैं, यानी कि 1.5 आवर, यानी कि बेटा 1.5 घंटा जो है उसे लगता है आपके डिवाइड करने में। जबकि आप एक ह्यूमन सेल को देखते हो, जब हम उसे कल्चर में ग्रो करते हैं तो हमें देखने को मिलता है वो जो डिवाइड कर रही होती है वो आपकी डिवाइड करती है बेटा 24 आवर में, यानी कि पूरा का पूरा उसे जो है एक दिन लगता है पूरी पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक, तो आओ चलो लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे बेटा ईस्ट, आप क्या लिखोगे, ईस्ट सेल डिवाइड कितनी देर में करती है बेटा, ईस्ट, जो आपकी ईस्ट सेल होती है बेटा वो डिवाइड करती है आपकी 90 मिनट्स में, 90 मिनट्स में। ठीक, और जब आप एक ह्यूमन सेल को लेते हो, जब आप एक ह्यूमन सेल को लेते हो बेटा कल्चर में, ह्यूमन सेल को बेटा किस में लोगे आप, कल्चर में, आर्टिफिशियल मीडियम में, तभी तो आप जो बेटा से ग्रो करा पाओगे, इन कल्चर, इन कल्चर। तो बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये डिवाइड करती है आपकी 24 आवर में, ये कितने में डिवाइड करती है बेटा, ये डिवाइड करती है आपकी 24 आवर्स में, बेटा 24 घंटे लगते हैं एक सेल को डिवाइड करने में। अब आपको पता है कि जो आपकी सेल साइकिल होती है बेटा वो बेसिकली जो है आपकी, उसके अंदर दो फेज होते हैं, एक तो होता है बेटा इंटरफेस, एक होता है एम फेज। इंटरफेस क्या होता है बेटा, प्रिपरेशन टाइम होता है जब जो है सेल एक्चुअल में तैयारी करती है किसके लिए, आपके डिवीजन के लिए, जो जो चीज की से रिक्वायरमेंट है वो प्रिपरेशन करती है सारी सारी आपके इसमें प्रिपरेशन फेज के अंदर, जिसे हम इंटरफेस करते हैं। और जो एक्चुअल में डिवाइडिंग फेज होता है वो आपका होता है बेटा एम फेज। तो आपके मन में सवाल आया तो सर एक्चुअल में प्रिपरेशन में कितना समय लगता होगा एक सेल को, तो बेटा जिस तरीके से आप नीट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो बेटा आपको साल लग जाती है एग्जाम की तैयारी करने में, बट आपका एक्चुअल जो एग्जाम होता है मात्र 3 घंटे 20 मिनट का होता है। तो इसी तरीके से जो आपका बेटा इंटरफेस होता है वो लगभग 23 आवर्स चलता है, यानी 23 घंटे, 24 घंटे में से 23 घंटे सिर्फ और सिर्फ सेल प्रिपेयर करती है बेटा डिवीजन के लिए, और 1 घंटे के अंदर जो है बेटा आपके बच्चे कुछ 1 घंटे के अंदर जो है वो डिवाइड कर जाते हैं, यानी कि 95% टाइम जो होता है बेटा उसे आपके इंटरफेज में लगता है, और जो 5% टाइम होता है वो आपके लगता है उसे एम फेज में। चलो आओ तो ये भी लिख लेते हैं। आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे बेटा, जो 24 आवर होते हैं जो एक ह्यूमन सेल के पास बेटा कितने, आपके 24 घंटे होते हैं। ठीक, 24 घंटों में वो जो है बेटा देखो जरा ध्यान से, 24 घंटे में जो इंटरफेस का जो टाइम होता है बेटा वो होता है उसके पास 23 आवर्स। कितने होते हैं बेटा, 23 आवर्स। तो आप यहाँ लिखोगे बेटा इंटरफेज, आप यहाँ लिखोगे बेटा इंटरफेज, और नीचे आप लिख लोगे बेटा एम फेज, आप लिखोगे एम फेज। तो बेटा जो इंटरफेज होता है वो एक्चुअली कितने घंटे का चलता है, वो चलता है आपके 23 आवर, यानी बेटा 23 घंटे जो है आपके इंटरफेस चलता है, और 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके क्या चलता है, 1 घंटे चलता है बेटा आपके एम फेज।
और अगर आप इसे टोटल टाइम का देखोगे तो बेटा 95% ऑफ टोटल टाइम। इंटरफेस आपका कितना है? 95% ऑफ 95% ऑफ टोटल टाइम, 95% ऑफ टोटल टाइम, ठीक। और ये है बेटा आपके 5% टाइम, ये है आपका 5% टाइम, ठीक। ये है आपका बेटा 5% टाइम। एम फेज जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ 5% टाइम लेता है आपके, ठीक। और अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जो इंटरफेज है वो एक्चुअल में आपने जो है वो डिवाइड करा था कुछ फेजेस में, G1 S एंड G2, जिसके बारे में हम बेटा आज जाके इन डिटेल पढ़ेंगे और आज आपके सारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से G1 से G2 जाते हुए बेटा डीएनए डबल करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी ने बेटा लेक्चर 1 नहीं देखा है, वो सीधे लेक्चर 2 पर जंप कर रहा है, उसे आज कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटा ये वो चैप्टर नहीं है आप आए, एक टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आप दूसरा टॉपिक पढ़ के निकल जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। एक एक कड़ी एक से जुड़ेगी। आप लेक्चर 1 देख के आओगे तब आप लेक्चर 2 देख पाओगे, जब आप लेक्चर 2 देख के आओगे तब आप लेक्चर 3 देख पाओगे, जब आप लेक्चर 3 देख लोगे तब आप लेक्चर 4 देख पाओगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। तो अब हम क्या बात कर रहे थे? हम आपसे बात कर रहे थे बेटा जो इंटरफेस होता है एक्चुअली इसमें G1 S एंड G2 होते हैं। अब आपके मन में आया सर 23 घंटे तो लगेंगे, बट सर क्या आप हमें कुछ बता सकते हो कि G1 में कितना समय लगेगा, या S में कितना समय लगेगा, G2 में कितना समय लगेगा? तो बेटा मैं आपको बता तो सकता हूँ कि कितना कितना समय लगेगा, बट आपके लिए काम की कोई नीड नहीं है। बस आप बस बेटा ये याद रख लोगे, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ किसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। तो बेटा सबसे ज्यादा समय लगता है आपके G1 में, उससे कम समय लगता है बेटा आपके एस फेज में, और सबसे कम लगता है बेटा आपके G2 में। सबसे कम समय बेटा कब लगता है? सबसे कम समय लगता है बेटा आपके G2 फेज में। तो आप इस तरीके से याद रख लोगे। वैसे भी आपको बेटा सीक्वेंस में याद रखना है, G1 के बाद एस होता है और एस के बाद जो है आपके G2 होता है, यानी कि सबसे ज्यादा समय G1 में लगेगा, उससे कम समय एस में लगेगा और सबसे कम समय आपके G2 में लगेगा। इसी तरीके से आपके मन में आया सर एम फेज भी आपने जो है एक्चुअली में दो होते हैं सर, उसके अंदर एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। तो आपके जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो फिर 4 उसके अंदर फेजेस में बटा होता है। क्या होता है बेटा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आपके मन में आया सर कि आप इनके टाइम के बारे में बता सकते हो, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा बेटा जो आपका प्रोफेज होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और एनाफेज जो होता है बेटा वो आपके शॉर्टेस्ट होता है। ये भी बेटा आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसके भी कोई चांसेस नहीं है, बट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो बेटा जो आपका प्रोफेज होता है, तो बेटा आपके क्या होता है, जो आपका प्रोफेज होता है बेटा, जो आपका प्रोफेज होता है वो बेटा कैसा होता है? जो आपका प्रोफेज होता है बेटा वो लॉन्गेस्ट होता है। जो आपका बेटा प्रोफेज होता है, हम बेटा बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा आपसे एम फेज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं एम फेज के बारे में। प्रोफेज कैसा होता है बेटा? जो आपका प्रोफेज होता है वो आपका लॉन्गेस्ट होता है, यानी बेटा जो काम आपके 1 घंटे में हो रहा है उसके अंदर भी कौन सा फेज जो है सबसे ज्यादा समय लेगा, तो वो आपका लेगा प्रोफेज। और जो बेटा एना फेज होगा वो जो है सबसे कम समय लेगा। एना फेज जो है बेटा आपका सबसे कम समय लेगा, ठीक। अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपको बात बेटा ये लिख लेनी है, आपको याद कर लेनी है, ठीक। चलिए आइए, ये कितना लेगा बेटा? ये लेगा आपका सबसे शॉर्टेस्ट, यानी सबसे कम समय यही लेगा, ठीक। आइए चलिए अब हम बेटा जो है आपके आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हुए आपको पढ़ाएंगे। अब जो है बेटा एक्चुअली में शुरू हो रहा है इंटरफेस। अब आपको जो है बेटा पूरा का पूरा फोकस यहीं रखना है। अगर बेटा कोई और आपने टैब खोल रखी है इसके अलावा, बंद कर दो सारी। आपके बगल में फोन है, एयरप्लेन मोड पर डाल दो या स्विच ऑफ कर दो। फोन में ही लेक्चर दिख रहे हो तो एक अलग बात है, ठीक है। बेटा कहीं भी नहीं जाना है, यहीं बने रहना है, फोकस बनाए रखना। अगले 1 घंटे, अगले 1 से 1.5 घंटे बेटा आपको फोकस्ड रहना होगा। एक बार बेटा समझ लिया ना, आगे फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, नीड नहीं पड़ेगी आपको, जीवन भर के लिए जो बेटा दिमाग में कंसेप्ट फिट हो जाएगा। तो बस अब जो है बेटा सचेत हो जाओ, और बस 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे की बात है, ठीक। आओ चलो। अब बेटा आप क्या हेडिंग डालोगे? अब आप हेडिंग डालोगे इंटरफेस। आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा? आप हेडिंग डालोगे इंटरफेस। आपकी जो हेडिंग होगी बेटा वो होगी अब इंटरफेस। अब जो है बेटा एक्चुअल में आपकी जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की अब बेटा शुरुआत हो गई, ठीक। बेटा शुरुआत तो लेक्चर 1 में ही हो गई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनके बिना इनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। बट अब जो है बेटा एक्चुअल सेल डिवीजन आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो है आपको एक चीज पता है बेटा, और वो क्या है कि इंटरफेज में बेटा कौन कौन से फेज आते हैं। तो आपको पता है इंटरफेज में जो है आपके G1 आता है, इसके अलावा आपके एस फेज आता है, एंड देन फिर क्या आता है? फिर आता है आपके
G2 फेज, फिर आता है आपके G2 फेज। और अभी अभी हमने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी। वो क्या इन्फॉर्मेशन दी? वो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि इसको कंप्लीट होने में लगते हैं 23 आवर, यानी कि बेटा 95% ऑफ टोटल टाइम ये जो है कंज्यूम करती है सेल साइकिल का। तो हम क्या यहाँ ये लिख सकते हैं, इट कंज्यूम्स व्हाट 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल, 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल। अगर बेटा सेल साइकिल 100% टाइम में हो रही है तो बेटा जो 95% जो टाइम होगा वो आपकी लेगी क्या, वो आपका लेगा इंटरफेज, वो आपका लेगा इंटरफेज। और बेटा इंटरफेस को एक नाम से और जाना जाता है, वो होता है बेटा रेस्टिंग फेज। अब आप कहोगे सर रेस्टिंग का मतलब होता है आराम करना, मैं कहूंगा ठीक है बेटा। अब बेटा आप समझना है इसे रेस्टिंग फेज एक्चुअली में क्यों कहा है। इसे रेस्टिंग फेज जो है बेटा एम फेज के कंपैरिजन में कहा है। क्यों? क्योंकि जो एम फेज होता है बेटा वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक फेज है। ड्रामेटिक का मतलब क्या है बेटा? ड्रामेटिक का मतलब बहुत ज्यादा वहां ड्रामा होता है। बेसिकली ड्रामा का मतलब क्या है? ड्रामा का मतलब ये है बेटा काफी सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक, और एक साथ हो रहे होते हैं सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है बेटा एक समय पर चल रही होती हैं। उसके कंपैरिजन में जब हम इंटरफेस को देखते हैं तो बेटा ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। इसलिए जो है बेटा जो आपका एम फेज होता है वो एक्चुअली में एक ड्रामेटिक फेज है, और उसके कंपैरिजन में जो आपका इंटरफेज है बेटा वो एक रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज क्यों है? क्यों? क्योंकि बेटा आपकी जो सेल है वो एक्चुअल में तैयारी ही कर रही है अभी डिवीजन के लिए, वो इतनी एक्टिव नहीं है। वो सिर्फ जो है आपकी तैयारी कर रही है डिवीजन के लिए। वो तैयारी कैसे कर रही है? वो ऐसे कर रही है, वो बेटा सेल की ग्रोथ करा रही है, वो आपके डीएनए को रेप्लिकेट करा रही है, ठीक। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है। बेटा रेस्टिंग फेज का मतलब आपके ये है कि जो एक सेल है वो एक्चुअल में अभी प्रिपरेशन कर रही है आपके डिवीजन के लिए। और वो प्रिपरेशन क्या है? वो प्रिपरेशन ये है कि जो है सेल बेटा ग्रोथ कर रही है, और इसके अलावा जो है वो बेटा आपके डीएनए को रेप्लिकेट कर रही है। और इसे रेस्टिंग फेज इसलिए कह रहे हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि जो आपका एम फेज होता है वो बेटा बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक फेज है, उसके अंदर बहुत सारे कांड हो रहे होते हैं, और इन कंपैरिजन टू इंटरफेस इतना कुछ नहीं हो रहा होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं आपके रेस्टिंग फेज। चलिए आइए ये भी लिख लेते हैं। तो बेटा इसे किस नाम से और जाना जाता है? इसे नाम से जाना जाता है आपके रेस्टिंग फेज, इसे जाना जाता है बेटा रेस्टिंग फेज। और अब आप दोगे बेटा इसका रीजन। वो रीजन क्या है? वो रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो रीजन है आपका क्या? बिकॉज सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर, बिकॉज सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। सेल जो बेटा अभी प्रिपरेशन कर रही है किसके लिए? आपके डिवीजन के लिए। किसके लिए? आपके डिवीजन के लिए। बेटा किसके लिए कर रही है? आपके डिवीजन के लिए, ठीक। और बेटा डिवीजन में एक्चुअल में वो करती क्या है? डिवीजन कैसे कर रही है? बाई अंडरगोइंग, इसके अंदर जाके बेटा जो है वो बेटा क्या कर रही है? वो एक्चुअल में कर रही है आपके क्या? सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन क्या कर रही है बेटा? वो एक्चुअल में क्या कर रही है? वो कर रही है आपके सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए आइए ये भी लिख लेते हैं। वैसे तो बेटा हमने आपको इतनी बार बता दी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो है बेटा दिल दिमाग जहन सबके अंदर जो है ये फिट हो गया होगा एक्चुअल में जो है क्या होता है इंटरफेस के अंदर, ठीक। बाई अंडरगोइंग, बाई अंडरगोइंग, बाई अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। एक मिनट इसे सही कर लेते हैं, आइए चलिए। सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, एक मिनट बेटा, चलो आओ। सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हम बेटा जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का हमारा मतलब है बेटा अब जो है शुरुआत होगी आपकी किसकी? अब आपके एक्चुअल में शुरुआत होगी किसकी? इंटरफेस की, यानी कि जो बेटा जीवन फेज है अब हम उसे इन डिटेल पढ़ेंगे। आपको जो एस फेज है उसे हम इन डिटेल पढ़ेंगे, और जो G2 फेज है उसे भी बेटा हम आपके इन डिटेल पढ़ेंगे, उसे भी हम जो है आपके इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आओ चलो अब हम जो है शुरुआत करते हैं, आइए चलिए। बेटा सबसे पहले आप क्या डालोगे इंटरफेस के अंदर? एक्चुअल में कितने फेज होते हैं इंटरफेस में? आपको जो है 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। एक बेटा होता है आपका जीवन फेज जिसे हम गैप वन फेज भी कहते हैं, एक होता है बेटा आपका एस फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, और एक होता है बेटा आपके G2 फेज जिसे हम गैप टू फेज भी कहते हैं, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? जिसे हम जो है आपके गैप टू फेज भी कहते हैं, ठीक। तो चलिए आइए फिर से हम जो है आपके डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं? आप बेटा फिर से यही डालोगे। जो आपका इंटरफेस होता है वो एक्चुअली में फर्दर 3 फेजेस में आपके डिवाइड होता है, ठीक। आइए चलिए। जो आपका बेटा इंटरफेज है
वो आपके फर्दर 3 फेजेस में जो है आपके डिवाइड है। एक फेज का नाम क्या बेटा, एक फेज का नाम है आपके जीवन, दूसरे फेज का नाम है आपके एस फेज, और द थर्ड एंड लास्ट वन इज G2 फेज, थर्ड एंड लास्ट वन इज G2 फेज। बेटा आप क्या डाल लोगे, आप डाल लोगे, चलो आओ। तो बेटा पहले फेज का क्या नाम होता है, पहले फेज का नाम होता है आपके जीवन। क्या नाम होता है बेटा, पहले फेज का नाम होता है आपके जीवन। बेटा दूसरे फेज का नाम क्या होता है, पहले का नाम होता है बेटा आपके जीवन फेज, सेकंड इज, सेकंड इज एस फेज, सेकंड इज आपके एस फेज, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके सिंथेसिस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा कुछ बनाना, सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना, और बनेगा क्या बेटा, डीएनए। बनेगा क्या, डीएनए, यानी कि एक्चुअल में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो आपके होता है बेटा एस फेज में, वो होता है आपके बेटा एस फेज में। और जो थर्ड एंड लास्ट आपका फेज आता है बेटा वो आता है आपके G2 फेज, वो जो आता है वो आता है बेटा आपके G2 फेज, G2 फेज। बेटा आप यहाँ क्या डाल लोगे, आप यहाँ डाल लोगे गैप वन, आप डाल लोगे बेटा गैप वन, गैप वन। और आप यहाँ एस फेज में क्या डालोगे, आप डालोगे सिंथेसिस फेज। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं बेटा आपके सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। और G2 को हम कहते हैं बेटा आपके गैप टू, G2 को हम कहते हैं बेटा आपके गैप टू, G2 को हम कहते हैं बेटा आपके गैप टू। अब जो है बेटा हम वन बाई वन जो है आपके बात करेंगे किसके बारे में, जीवन फेज के बारे में, फिर देन एस फेज के बारे में, देन हम अब बात करेंगे आपसे बेटा किसके बारे में, हम बात करेंगे आपसे G2 फेज के बारे में। तो चलिए आई, तो चलिए शुरू करते हैं हम बेटा आपके जीवन फेज से। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लोगे बेटा क्या, आप सबसे पहले हेडिंग डाल लोगे जीवन फेज। क्या डाल लोगे बेटा, आप डाल लोगे जीवन फेज। चलिए आइए, एक मिनट दीजिए बेटा, इसी को तो थोड़ा कॉपी करते हैं, दीजिए एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा हम अपना काम आसान करते हैं। आइए, और चलिए अब आप आइए जरा देखिए यहाँ। अब आपको लग रहा होगा मैं मिटा रहा हूँ, एक्चुअली मैं मिटा नहीं रहा हूँ, देखो आप, ये बेटा मैंने कॉपी कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया स्लाइड, ठीक है। आइए चलिए, अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, अब हम बात करेंगे आपसे पर्टिकुलरली जीवन के बारे में। तो बेटा जो आपका जीवन फेज होता है, एक्चुअली में इसके अंदर हो क्या रहा होता है, इसके अंदर जो एक्चुअली में बेटा आपकी जो सेल है ना वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही होती है। सर ग्रो का मतलब क्या है, ग्रो का मतलब बेटा वही है, आपके साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही होती है। और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग बेटा ये है कि आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज है ना उनका एक्चुअली में डुप्लीकेशन चल रहा होता है। बेटा आपको याद होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने आपको पढ़ाया था, एक जो सेल होती है उसके अंदर काफी सारी सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि बेटा आपकी ER हो गई, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, आपकी गोल्गी एपरेटस हो गया, ठीक। आपकी बेटा एक जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गई, तो काफी सारी होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलती है, आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक। तो इस तरीके से जो है बेटा आपकी जो जीवन के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, जीवन के अंदर जो है बेटा आपकी सेल ऑर्गेनेलिस का जो है बेटा डुप्लीकेशन हो रहा होता है। सेल ऑर्गेनेलिस का क्या हो रहा है बेटा, आपके डुप्लीकेशन हो रहा होता है, ठीक। आओ चलो सबसे पहला आप यही पॉइंट डाल लोगे, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जीवन फेज के अंदर क्या होता है, जीवन फेज के अंदर जो है सर आपके, जीवन फेज के अंदर जो है सेल जो है आपकी क्या करती है, सेल जो है बेटा आपकी कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, सेल जो है आपकी कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, सेल बेटा कॉन्टिन्यूसली आपकी ग्रो कर रही है। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सेल जो आपकी कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि आपकी जो बेटा सेल ऑर्गेनेलिज है उनका डुप्लीकेशन हो रहा है। और डुप्लीकेशन ऐसा नहीं है सारी की सारी का हो जाता है, मैक्सिमम जो है उनका बेटा जीवन में हो जाता है, जो बाकी कुछ बच जाती है उनका एक्चुअली में G2 में हो जाता है। तो आप बेटा क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली, डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली, डुप्लीकेशन ऑफ, डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम, डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली। इसके अलावा बेटा और इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है, तो इसके अंदर जो है बेटा मेटाबॉलिक एक्टिव होती है सेल। अब सर मेटाबॉलिक एक्टिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली बेटा एक सेल के अंदर जो है कुछ रिएक्शंस चल रही होती है। मेटाबॉलिक मतलब बेटा होता है आपके, आपने मेटाबॉलिज्म सुना होगा, तो हमारा जो बेटा बॉडी होती है उसके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है बेटा आपकी
दो तरह की होती है, एक कैटाबॉलिक होती है, एक एनाबॉलिक होती है। यानी कि आपके शरीर में बेटा कुछ टूट के कुछ बन रहा है और कुछ जुड़ के बन रहा है। बेसिकली आपके शरीर में जो है कुछ रिएक्शंस चल रही है। तो बेटा जीवन फेज के अंदर जो है वो रिएक्शंस रुकती नहीं है, सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, वो रिएक्शंस चलती रहती है। तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो आपका जो जीवन फेज होता है वो बेटा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। अब जो है आपको याद होगा बेटा, हमने जो है आपको कुछ इंटरफेस के बारे में लिखाया था, और वो हमने आपको क्या लिखाया था, हमने आपको इंटरफेस के बारे में ये लिखाया था बेटा, जो इंटरफेस होता है वो एक्चुअली में एक फेज है और एक, या फिर जो है आपका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। यानी कि लगातार जो दो एम फेजेस आते हैं उसके जो बीच का जो समय होता है उसे हम जो है आपके क्या कहते हैं बेटा, आपके इंटरफेस कहते हैं। आपके क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपके इंटरफेस। देखो कुछ इसी तरीके से लिखाया था हमने, देखना जरा ध्यान से। पहले आपके एम फेज आता है, ठीक, सेल डिवाइड करती है, फिर जो है अगेन आपकी सेल क्या करती है, अगेन जो है बेटा सेल प्रिपरेशन करती है। प्रिपरेशन कैसे करती है, इंटरफेज में जाती है, ठीक, एंड देन बेटा अगेन जो है फिर किस में जाती है, फिर जो है सेल जाती है आपकी एम फेज में, फिर से सेल जो है किस में जाती है, एम फेज में जाती है। देखो जरा ध्यान से, इसे आप बंद करोगे एक बॉक्स के अंदर, देखो, ये देखो कुछ ऐसे ही था बेटा। देखो जरा ध्यान से, जो है बेचारा इंटरफेस जो है बेटा बीच का होता है, यानी कि दो लगातार एम फेस के जो बीच में जो टाइम इंटरवल पड़ता है, जो फेस पड़ता है, उसे हम एक्चुअली कहते हैं आपके इंटरफेस। और अगर मैं इंटरफेस को थोड़ा और डिवाइड करूं, यानी कि बेटा थोड़ा और हम जो है अंदर जाते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं जो इंटरफेस है आपके जीवन होगा पहले, देन जो है बेटा आपके एस होगा, देन उसके बाद जो है आपके जी2 होगा, देन जो है जी2 होगा। तो अब आप एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो आपका जीवन है वो बेटा एक्चुअली में अब दो किसके बीच में फंस गया है, जो आपका जीवन फेज है वो एक्चुअली एम फेज और एस फेज के बीच में आ गया है, एम फेज और एस फेज के बीच में आ गया है, एम फेज और एस फेज के बीच में आ गया है क्या आपके बेटा, जीवन फेज। क्या आ गया है बेटा आपके जीवन फेज। देखो, देखो जरा ध्यान से, जो जीवन फेज है वो बेटा क्या आपके एम फेज और एस फेज के बीच में आ गया। और बेटा जो एस फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है सिंथेसिस। और सिंथेसिस किसका होता है, एक्चुअली में होता है बेटा आपके डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका जीवन है वो एक ऐसा टाइम इंटरवल है, वो एक ऐसा टाइम इंटरवल है जो आपके किसके बीच में पड़ता है, जो आपके बेटा माइटोसिस, एम फेज को क्या कहते हैं माइटोसिस, एम फेज को क्या कहते हैं माइटोसिस। यानी कि बेटा वो जो है जीवन आपका एक ऐसा फेज है जो आपके माइटोसिस के बीच में और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में पड़ता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में पड़ता है। क्योंकि बेटा आपका जो एस फेज है उसके अंदर आपकी इनिशिएशन होती है किसकी बेटा, किसकी इनिशिएशन होती है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन की होती है। ठीक, तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। या फिर आप जो है बेटा ये भी कह सकते हैं जीवन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड सिंथेसिस फेज, माइटोसिस एंड सिंथेसिस फेज। और बेटा बेसिकली सिंथेसिस फेज के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो क्या होता है, आपके डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यानी कि बेटा इनिशिएशन, यानी कि बेटा शुरुआत से पहले का समय और माइटोसिस के बाद के समय, जो है जो बीच का समय होता है बेटा उस वही तो होता है आपके क्या जीवन फेज या गैप फेज। तो हम बेटा लिख लेंगे इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरवल बिटवीन आप क्या लिखोगे यहाँ, आप लिखोगे बेटा इंटरवल बिटवीन, आप यहाँ लिखोगे बेटा इंटरवल, आप लिखोगे यहाँ बेटा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, एंड इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी ओ सॉरी इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो कहाँ निकल जाते हैं बोलते बोलते, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि बेटा ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसा टाइम इंटरवल है जो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ, यानी कि आपके जो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उसके जो बीच का समय पड़ता है उसी को हम कहते हैं आपके बेटा जीवन फेज, उसी को हम कहते हैं आपके बेटा जीवन फेज, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या जीवन फेज। तो चलो आओ, अब हमने जितना बेटा जीवन के बारे में बात करी है तो एक थोड़ा सेल का हम डायग्राम बनाए कि एक्चुअल में जो जीवन होता है वो एक्चुअली में आपका दिखता कैसा है। चलो आओ तो एक सेल का एक्चुअल में डायग्राम हम बनाते हैं आपके आगे, देखिएगा जरा ध्यान से, आइए चलिए।
अब देखो बेटा, ये एक सेल हमने बनाई, ठीक। और अब देखिए बेटा, अब इस सेल के अंदर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा। आप कहोगे जी हाँ सर, न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस होगा। और क्या बेटा, न्यूक्लियस के अंदर जो है आपके, क्या आपको डीएनए देखने को मिलेगा? क्या आपको बेटा डीएनए देखने को मिलेगा? और डीएनए बेटा आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? आपको डीएनए देखने को मिलेगा बेटा किस फॉर्म में? आपको देखने को मिलेगा बेटा क्रोमेटिन की फॉर्म में। याद है आपको इंटरफेज में मैंने आपको बताया था कि वो जो क्रोमेटिन की फॉर्म में देखने को मिलता है, बट अभी मैं आपको क्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी है, मुझे आपको बेटा उसकी रेप्लीकेशन दिखानी है, मुझे जो है बताना है कि डीएनए डबल होता हुआ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसलिए जो है बेटा मैं अभी वो नहीं करूंगा, ठीक। आइए चलिए देखिए, तो मैं कुछ डीएनए इस तरीके से बना लूंगा। देखो कुछ कुछ जो है मैंने बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर जो आपके आगे बना दिया। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक। मैंने जो थोड़ा थोड़ा सा अलग कर दिया, जैसे क्रोमोसोम्स को बेटा दिखाते हैं ना, वैसे जो है थोड़ा अलग कर दिया, ठीक। ऐसे मिलता नहीं है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। और अब देखना जरा ध्यान से, अब आप क्या देखोगे बेटा, अब आप देखोगे यहाँ, ये देखो, ये क्या आपको ये स्ट्रक्चर पता है बेटा, इसे क्या कहते हैं? जब दो सेंट्रियोल 90 डिग्री पर आके अटैच, यानी दो सेंट्रियोल जब बेटा 90 डिग्री पे आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ, बेटा उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे बेटा सेंट्रोसोम कहते हैं? क्या उसे हम बेटा आपके सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक। या फिर हम उसे कहते हैं बेटा आपके सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। तो आप क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लोगे आप यहाँ लिख लोगे बेटा सेंट्रोसोम। आप पहले लिखोगे बेटा आप यहाँ सेंट्रियोल, क्योंकि बनता तो एक्चुअली में सेंट्रियोल से ही है ना। और आप ब्रैकेट में डाल दोगे सेंट्रोसोम। क्या डाल दोगे बेटा? आप डाल दोगे सेंट्रोसोम। तो आपको जो है बेटा कुछ इस तरीके से जो है आपको जीवन के अंदर एक सेल दिख रही होती है, जीवन के अंदर एक सेल जो है आपको दिख रही होती है। अब हम बात करेंगे बेटा आपसे एस फेज में। बेटा जीवन में जो जो होना था वो हो गया। जीवन में क्या क्या हुआ? जीवन में जो है आपके बेटा मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा बेटा क्या हुआ? सिर्फ इतना ही हुआ, यानी कि और सेल ने ग्रोथ करी। अब जो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है इंटरफेस का, और वो होता है बेटा आपका एस फेज, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके सिंथेसिस फेज, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या? सिंथेसिस फेज। तो अब बेटा इसके अंदर क्या क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। आइए चलिए, अब इसके अंदर बेटा आप खुद बताओगे कि क्या क्या हुआ। अब जरा आप देखिएगा, एक डायग्राम हम आपके लिए बनाएंगे और आप खुद बताएंगे कि आखिर एक सेल के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। आपको एक सेल के अंदर बेटा क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या बेटा इसी तरीके की हमने जो आपको सेल बनाई थी? आप कहोगे जी हाँ सर। और अंदर जो है एक न्यूक्लियस हमने आपके बनाया था, ठीक। आइए चलिए इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, आइए चलिए। और बेटा अंदर हमने क्या दिखाया था? अंदर अंदर हमने आपको दिखाया था बेटा डीएनए। अंदर हमने आपको क्या दिखाया था? अंदर हमने आपको दिखाया था डीएनए। अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा, और अब देखिएगा जरा, ठीक। आइए चलिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। क्या बेटा कुछ डीएनए आपको कुछ डबल होता हुआ दिख रहा है? क्या बेटा आपको डीएनए जो है कुछ डबल होता दिख रहा है? क्या बेटा आपको चार स्ट्रैंड दिख रहे हैं? कैसे? अब देखो जरा ध्यान से, आप जब पिछले डायग्राम में जाओगे तो बेटा आपको जो है एक स्ट्रैंड बेटा ये रहा, एक स्ट्रैंड आपका ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा, ठीक। आपको दिख गए? यहाँ आपको दिख गया बेटा दो स्ट्रैंड जो कि आपको जीवन में देखने को मिले थे, ठीक। आओ, अब आप जो है जैसे ही आप एस फेज में बढ़ते हो तो आपको बेटा कितने स्टैंड देखने को मिले? एक ये देखने को मिला, 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 यानी कि 1 2 3 एंड 4, यानी कि आपको बेसिकली चार स्ट्रैंड देखने को मिल गए। यानी कि बेटा दो से चार हो गए, एस फेज के अंदर बेटा दो से चार हो गए। क्या हुआ? सबसे पहली चीज आपको देखने को मिली कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड थे वो चार स्ट्रैंड हो गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाया है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता बेटा, डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा होता है। और आपको पता है कि एक्चुअल में क्रोमेटिन आपके होता क्या है, ठीक। अब आपको बेटा कितने स्ट्रैंड देखे? दो से चार हो गए, दो से चार हो गए। क्या मैं कह सकता हूँ जस्ट डबल हो गया? जो जीवन के अंदर आपका डीएनए का अमाउंट था बेटा वो एस के अंदर जाके जस्ट डबल हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए की फोटोकॉपी हो गई, डीएनए की फोटोकॉपी हो गई। तो बेटा क्या हो गई? जीवन से जब एस के अंदर जब सेल गई तो उसने जो है बेटा आपकी फोटोकॉपी कर ली। किसकी फोटोकॉपी कर ली? उसने फोटोकॉपी कर ली आपके डीएनए की, उसने फोटोकॉपी कर ली आपके बेटा डीएनए की। आओ चलो इसे हटा देते हैं, आइए चलिए। और इसके अलावा बेटा क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, क्या बेटा आपको यहाँ सेंट्रियोल दिख रहे हैं? क्या बेटा आपको यहाँ सेंट्रियोल दिख रहे हैं? आप कहोगे जी हाँ सर, हमें जो है यहाँ सेंट्रियोल दिख रहा है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, आइए चलिए, देखो बेटा जरा ध्यान से देखो, ये सेंट्रियोल दिख रहा है? ये आप कहोगे जी हाँ सर। देखो बेटा ये दिख रहा है,
आप कहोगे जी हाँ सर। अब आपने कहा सर जो एस में जो आपके जीवन में था सर वहां हमें जो है एक सेंट्रोसोम दिख रहा था, ठीक, और यहाँ जो है सर हमें दो सेंट्रोसोम दिख रहे हैं। तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ कि जो सेंट्रोसोम होता है वो आपके सेंट्रियोल से मिलके बनाए, यानी कि जस्ट सर ये भी डबल हो गया, यानी कि आपका बेटा सेंट्रियोल का भी क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, आपके सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो गया। अभी बेटा आप जो जो चीज देख रहे हो इसका डुप्लीकेशन हो रहा है, इसका डुप्लीकेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है आपको आगे जाके समझ में आएगा। जब हम आपको एम फेज बताएंगे आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी कि इसका डुप्लीकेशन क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि बेटा इसकी जरूरत पड़ती है आगे किसी काम के अंदर, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। बट आपने क्या देखा बेटा, जब आप जीवन में आपने सेल को देखा, आपने क्या देखा, आपने देखा सेंट्रियोल सिर्फ एक था, बेसिकली सेंट्रोसोम एक था। जब आप जैसी एस फेज में गए आपको जो है दो सेंट्रोसोम देखने को मिले, बेसिकली सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर गया, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर गया। और इसके अलावा बेटा एक चीज जो हमेशा होती रहती है वो क्या होती रहती है इंटरफेस के अंदर, जो सेल होती है बेटा वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करती रहती है, यानी कि बेटा जो सेल ग्रोथ है वो आपकी चलती रहती है, यानी कि बेटा जो आपकी सेल ग्रोथ है वो आपकी चलती रहती है, जो सेल ग्रोथ होती है बेटा वो आपकी चलती रहती है। तो आप बेटा यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे क्या, आप बेटा सिंथेसिस फेज के अंदर लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखोगे कि यहाँ जो है आपके डीएनए डुप्लीकेशन हो गया, डीएनए का क्या हुआ, डुप्लीकेशन, या आप कह सकते हो बेटा रेप्लीकेशन, डीएनए का क्या हो गया आपके, डीएनए का हो गया आपके रेप्लीकेशन। इसके अलावा आपके जो सेंट्रियोल है उसका भी क्या बेटा आपके डुप्लीकेशन हो गया, क्या बेटा जो आपको सेंट्रियोल देखने को मिल रहा है क्या बेटा वो भी डुप्लीकेट कर गया है, वो भी अपनी दो कॉपी बना चुका है, आप कहोगे जी हाँ सर। सेंट्रियोल भी जो है आपकी दो कॉपीज बना चुका है, बेसिकली सेंट्रियोल ने भी जो है बेटा आपके डुप्लीकेशन कर लिया है। और इसके अलावा जो सेल ग्रोथ है वो बेटा चले जा रही है, वो बेटा चले जा रही है, आपकी जो सेल ग्रोथ है वो आपकी होती जा रही है, जो सेल ग्रोथ है वो आपकी बेटा होती जा रही है। तो बेटा सेल ग्रोथ भी जो है आपकी होती जा रही है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं बेटा आपके थर्ड एंड लास्ट फेज पे, दैट इज जी टू फेज, दैट इज जी टू फेज। आइए चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आपसे जी टू फेज के बारे में। अब आप देखिएगा जी टू फेज के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक। तो बेटा जी टू फेज में क्या होता है अब आप देखेंगे ध्यान से, अब मैं जो है बेटा आपको डायग्राम बनाऊंगा, अब फिर से देखेंगे बेटा सेल का डायग्राम। आइए तो चलिए हम बना लेते हैं बेटा फिर से जो है आपके सेल का डायग्राम। तो बेटा बाहर जो है आपको क्या दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर जो है आपको बेटा न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक, न्यूक्लियस दिख रहा है। सर जो है बेटा एस फेज से जी टू में जाते हुए आपको क्या दो दो चीज हो चुकी है, आप कहोगे सर हमने देख लिया सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर गया, और इसके अलावा जो है सर हमारा डीएनए डबल कर गया, डीएनए क्या कर गया, डीएनए जो है हमारा डबल कर गया। तो आओ डीएनए डबल कर देते हैं, आओ डीएनए डबल कर देते हैं, आओ देखो जरा डीएनए डबल कर देते हैं, आओ जरा देखो, ये बेटा डीएनए डबल हो गया, ये बेटा देखो डीएनए डबल हो गया, आओ ये देखो यहाँ भी ये डबल हो गया, और इसके अलावा बेटा देखो ये भी आपके आपको डीएनए डबल दिख गया। इसके अलावा बेटा आपको क्या दिखा था, इसके अलावा दिखा था हमें सर सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर गए थे, क्या कर गए थे सर, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर गए थे, क्या कर गए थे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर गए थे, ठीक। इसके अलावा आपको एक बात तो पता है बेटा जो सेल की जो ग्रोथ है वो चली रही है, यानी कि सेल इसमें भी ग्रोथ करेगी, इसमें भी जो है सेल बढ़ेगा, बेसिकली बेटा सेल का साइज बढ़ता जा रहा है। आप देखो जीवन में अगर सेल इतनी थी तो बेटा एस में इतनी हुई, और जी टू में बेटा इतनी हो गई, ठीक, उसका जो है साइटोप्लाज्मिक जो है कंटेंट बढ़ता गया, ठीक। बट अभी हम जो है बेटा ये दिखा नहीं रहे हैं, ठीक, आपको समझना होगा ये कि जो एक्चुअल में सेल ग्रोथ है वो बेटा चलती जा रही है। इसके अलावा बेटा जो इसके अंदर एक और चीज होती है वो होती है बेटा कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और वो प्रोटीन होते हैं बेटा आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन, वो प्रोटीन होते हैं बेटा आपके क्या, ट्यूबिलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं, वो आपके होते हैं बेटा ट्यूबिलिन प्रोटीन, वो होते हैं बेटा आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन। देखो आओ चलो देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं सेल के अंदर, क्या, ट्यूबिलिन प्रोटीन। बेटा किसका सिंथेसिस हो जाता है, आपके हो जाता है बेटा ट्यूबिलिन प्रोटीन का। किसका सिंथेसिस हो जाता है, आपके हो जाता है बेटा जी टू फेज में किसका सिंथेसिस हो जाता है, आपके हो जाता है ट्यूबिलिन प्रोटीन का। तो बेटा जी टू फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलते हैं ट्यूबिलिन प्रोटीन। आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप बेटा इनको लिखोगे ट्यूबिलिन प्रोटीन, ट्यूबिलिन प्रोटीन। आप यहाँ लिखोगे ये हैं आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन, ट्यूबिलिन प्रोटीन। और अब आपके मन में आएगा सर ये ट्यूबिलिन प्रोटीन किस काम में आते हैं, तो बेटा अभी तो मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ, ये जो है बेटा आगे जाके आपके स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, लेटर लेटर फॉर्म स्पिंडल फाइबर। अभी बेटा काफी लोगों के मन में आएगा सर ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, तो बेटा मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तभी मैं जो है आपको बता पाऊंगा कि आखिर एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर होते क्या है। तो आप यहाँ लिख लोगे लेटर फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं बेटा, लेटर फॉर्म करते हैं ये आपके स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर क्या फॉर्म करते हैं बेटा, स्पिंडल
फाइबर, ये आगे जाके फॉर्म करते हैं बेटा आपके स्पिंडल फाइबर। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपको इंटरफेस में एक्चुअली में सॉरी आपको जो है बेटा G2 फेज के अंदर क्या क्या देखने को मिला, तो आप कहोगे सर एक तो सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली चल रही है, मैंने कहा ठीक, और इसके अलावा सर हमें देखने को मिला क्या, हमें देखने को मिला ट्यूबुलिन की सिंथेसिस कर ली इसने, जो एक प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली। एनसीईआरटी बेटा उसका नाम नहीं लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के लिए जो है कुछ प्रकार के जो बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस करती है आपकी सेल G2 फेज के अंदर। और एक्चुअल में वो बेटा प्रोटीन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो कौन से प्रोटीन होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो होते हैं बेटा आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो आओ चलो लिख लेते हैं। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे सेल ग्रोथ, यानी बेटा सेल ग्रोथ जो है बेटा इसमें भी हो रही है। सेल ग्रोथ जो है वो आपकी G2 फेज के अंदर यानी कि बेटा गैप 2 फेज के अंदर भी आपकी सेल ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा बेटा आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर होता है बेटा आपके प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है बेटा आपके G2 फेज के अंदर, G2 फेज के अंदर होता है बेटा आपके प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस किसके लिए, इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि बेटा माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, और उन प्रोटीन को कहते हैं बेटा आपके क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और वो करते क्या है एक्चुअल में आगे जाके, एक्चुअल में आगे जाके जो है बेटा वो आपके स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करते हैं। अब आपके मन में आएगा स्पिंडल फाइबर करते क्या है, तो बेटा मैं फिर वही कहूंगा, आप एन फेज का इंतजार करिए, मजा आ जाएगा आपको बेटा। शायद ही आपने कभी इतने बेहतरीन तरीके से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा होगा। बस इंतजार करिए, बेहतरीन मजा आएगा आपको बेटा। प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, फॉर माइटोसिस, फॉर माइटोसिस। चलिए आइए, यानी कि जो G2 फेज है गैप फेज, उसके अंदर बेटा सेल ग्रोथ हुई, और जो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ जो कि बेटा आपके काम आएंगे किसमें, माइटोसिस में। और उस प्रोटीन का बेटा नाम क्या है, आप यहाँ लिख लोगे ट्यूबुलिन। आप ऊपर लिख लोगे बेटा ऐसे ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में अच्छे से पता होगा उन लोगों को जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बेटा पढ़ के आए हैं, या तो आपने हमसे पढ़ा होगा या आपने कहीं और पढ़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए ट्यूबुलिन क्या होता है। मैं नहीं बताऊंगा ट्यूबुलिन क्या होता है, ठीक। तो अब बेटा, अब जो हम फिर से एक बार हम आपको दिखाते हैं आपको क्या क्या देखने को मिला, ठीक। आओ चलो बेटा, ये जो है जीवन फेज है, जीवन फेज में आपने क्या देखा, जैसे डीएनए हमें देखने को मिला, ठीक, और हमें देखने को मिला सेंट्रियोल। और देन हम जो बेटा आपके एस फेज में जाते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ जो है आपके डबल कर गया, क्या डबल कर गया, आपका जो डीएनए है वो आपके डबल कर गया। और जो आपके माइक, जो आपके क्या है बेटा सेंट्रियोल है, उनका भी डुप्लीकेशन हो गया, जो सेंट्रियोल है उनका भी आपका डुप्लीकेशन हो गया। एक मिनट रुकिएगा बेटा, आइए से रेड से बनाते हैं, एक्चुअली हमने रेड से बनाया है ना वहाँ। आओ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। एक मिनट दीजिएगा, आइए चलिए। आओ चलो बनाते हैं इसे रेड से। बेटा सेंट्रियोल का क्या हुआ, आपको देखने को मिला था एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, और इसके अलावा क्या देखने को मिला था, इसके अलावा आपको देखने को मिला था डीएनए का डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन। और G2 फेज में आप देखते हैं कि वो जो है एक्स्ट्रा में जो है बेटा आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन भी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक। अब हम बेटा बात करेंगे आपसे आगे, और आगे हम बात करेंगे बेटा आपसे अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी के बारे में। तो बेटा हम बात करेंगे आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एंड डीएनए अमाउंट, यानी कि बेटा G1 S एंड G2 में आपको क्या देखने को मिला, G1 S एंड G2 में आपको आगे जाते हुए आपको जो है क्या देखने को मिला, आपको जो G1 S एंड G2 में आगे जाते हुए आपको क्या देखने को मिला। आइए चलिए बात करते हैं हम बेटा, आपको किसके बारे में बात करेंगे, आप डाल लोगे यहाँ हेडिंग डाल लोगे बेटा, क्या आप यहाँ हेडिंग डाल दोगे अमाउंट ऑफ डीएनए, आप हेडिंग डालोगे बेटा अमाउंट ऑफ डीएनए। अब हम बात करेंगे आपसे अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में, यानी कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा समस्या होती है, और वो बेटा किस में होती है, वो आपको होती है जब आपसे कोई कह देता है कि सर, जब कोई आपसे ये कह देता है कि जीवन से G2 जाते हुए जो है आपका डीएनए डबल कर गया बट आपके क्रोमोसोम्स सेम रह गए। आपको अक्सर ये लाइन जो है बेटा रटाई जाती है, बट हम रटाएंगे नहीं, हम समझाएंगे, आप खुद फील कर लोगे। अगर मैं आपको कोई भी नंबर दे दूंगा, आपको मैं कह दूंगा कि अगर किसी सेल के अंदर जो है बेटा आपके 130 क्रोमोसोम्स हैं, तो G2 में कितने होंगे, ठीक, या फिर आपके एस में कितने होंगे। अगर डॉटर सेल के अंदर इतने क्रोमोसोम्स हैं, तो आपके जो है बेटा G2 में या फिर एस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहे होंगे, वो भी आप बेटा रिप्लाई दे दोगे। आप नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी बता दोगे, आप अमाउंट ऑफ डीएनए भी बता दोगे, ठीक। आओ चलो जानते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप क्या जानोगे, आप सबसे पहले तो बेटा हम बताते हैं आपको
सबसे पहले आप बेटा जानोगे क्रोमोसोम्स के बारे में। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप। आइए चलिए, ये देखो बेटा, अब मैं आपको क्रोमोसोम्स बता देता हूँ। वैसे तो हम बेटा पिछली क्लास में भी हम आपको बताते हुए आ रहे हैं, ठीक। अब बेटा आपको ये क्या दिख रहा है? ये आपको बेसिकली क्रोमोसोम दिख रहा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर जो है आपको ये डीएनए देखने को मिल रहा है, ठीक। देखो जरा ध्यान से, ये क्या देखने को मिल रहा है? ये है बेटा डीएनए। आओ चलो, क्रोमोसोम्स हो गए, डीएनए। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आपको क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में इसके बेटा नंबर क्या है, नंबर कितना है? देखो जरा ध्यान से, आओ चलो देखो। एक हम बेटा यहाँ बना लेते हैं, और एक एक मिनट रुकिएगा जरा बेटा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। तो चलो यार, फिर से जो है हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। वो एक्चुअली एक फोन कॉल आ गया था। आओ चलो। तो हम बेटा आपको क्या बता रहे थे? हम आपको ये बता रहे थे, एक मिनट इसे हटाते हैं, आइए। तो बेटा हम आपको क्या बता रहे थे? हम आपको ये बता रहे थे, ये मैंने बेटा आपको एक क्रोमोसोम बनाया, और दूसरी तरफ मैंने बेटा आपको ये भी एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक। जो बेटा लेक्चर 1 देख के आ रहे हैं वो ये जानते हैं, अगर मैं काउंटिंग कराऊंगा तो बेटा ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। बस फर्क इतना है, जो बेटा ये एक क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड भी है, यानी कि बेटा ये एक क्रोमोसोम भी है और ये जो है बेटा आपके एक क्रोमेटिड भी है। पहले बेटा हम इसके अंदर जो है डीएनए बना लेते हैं। ये चलिए देखिए, ये हमने बना लिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो। आओ चलो, इस तरीके से डीएनए आपको पता है, ठीक। आइए चलिए। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया? ये जो आपको दिख रहा है ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमेटिड भी है। ये एक क्रोमोसोम भी है और ये जो है बेटा आपके एक क्रोमोसोम भी है। क्या है? एक क्रोमोसोम भी है। एक आपके क्या है? क्रोमोसोम भी है। जो आपको बेटा फिगर 1 दिख रहा है वो एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम है और एक ही क्या है? वो आपके क्रोमेटिड है। एक ही क्रोमोसोम है और एक ही जो है आपके क्रोमेटिड है। बट जब आप दूसरे वाले को देखते हो, जब आप बेटा दूसरे वाले फिगर को देखते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा काउंटिंग में तो ये एक ही क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब भी आपको काउंटिंग करनी है बेटा किसी क्रोमोसोम की, तो आप देखोगे बेटा सेंट्रोमियर। आप देखोगे सेंट्रोमियर, तो बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको जहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रही है, जहाँ बेटा पिचका हुआ दिख रहा है, जहाँ आपको बेटा क्या था? देखो, फूला हुआ फूला हुआ फूला हुआ फूला, एकदम से पिचक गया, फिर फूलता गया फूलता गया फूलता गया, क्या? आपके क्रोमोसोम। यानी कि जहां पहली बार पिचका उसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं आपके सेंट्रोमियर। जहां आपको कॉन्स्ट्रक्शन दिखी उसे हम कहते हैं बेटा आपके सेंट्रोमियर। तो बेटा देखो, यहाँ एक सेंट्रोमियर, यहाँ एक सेंट्रोमियर, तो बेटा हुआ ना ये भी एक क्रोमोसोम। बस फर्क इतना है बेटा, जो ये वाला क्रोमोसोम है, जो ये वाला आपको सेकंड फिगर में क्रोमोसोम दिख रहा है, ये आपके एक क्रोमोसोम है, बट इसके अंदर एक्चुअली जो है आपके दो क्रोमेटिड है। आपके क्या है बेटा? दो क्रोमेटिड है। आपके क्या है बेटा? आपके जो है दो क्रोमेटिड है। क्या है बेटा? आपके जो है दो क्रोमेटिड है। देखो जरा ध्यान से, दो क्रोमेटिड कैसे हैं? देखो जरा ध्यान से, आओ चलो, आओ देखो। पिंक कलर से दिखाता हूँ, तो पिंक कलर नहीं, रेड कलर लेते आओ। तो बेटा एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा, और एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा। तो बेटा एक क्रोमेटिड तो आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, ठीक। एक क्रोमेटिड आपको ये दिख रहा है, और दोनों लिंक कहाँ है? दोनों लिंक है बेटा, देखो यहाँ सेंट्रोमियर पर दोनों लिंक है आपके। सेंट्रोमियर पर दोनों कहाँ लिंक है बेटा? दोनों लिंक है आपके सेंट्रोमियर पर, दोनों लिंक है बेटा आपके सेंट्रोमियर पर। तो बेटा मैं क्या यहाँ ये लिख सकता हूँ कि लिंक एट सेंट्रोमियर। क्या बेटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ? वन क्रोमोसोम इक्वल टू टू क्रोमेटिड एंड लिंक एट सेंट्रोमियर, लिंक एट सेंट्रोमियर। और जो बेटा ये दोनों क्रोमेटिड होते हैं, इनको हम कहते हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि बेटा ये जो है दोनों के दोनों क्रोमेटिड बहन है, ये जो है क्रोमेटिड बहने हैं। बहने हैं इसका मतलब क्या बेटा? दोनों के पास जो है सेम डीएनए है। इसके पास जो डीएनए, जो बेटा इस वाले के पास जो डीएनए है, वही आपके दूसरे क्रोमेटिड के पास डीएनए, यानी कि दोनों के पास जो है बेटा सेम डीएनए है। तो बेटा हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा आपके सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा आपके सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आपके बेटा सिस्टर क्रोमेटिड। और सिस्टर क्रोमेटिड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? मीनिंग है बेटा मतलब बोथ हैव सेम डीएनए। एक्चुअल जो मीनिंग है वो है बेटा बोथ हैव सेम डीएनए। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम डीएनए, इसलिए हम कहते हैं आपके बेटा सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड बोथ हैव सेम डीएनए, बोथ हैव सेम डीएनए। यानी कि बेटा दोनों के पास जो है, यानी कि बेटा जो दोनों क्रोमेटिड हैं
उनके पास सेम डीएनए है, इसलिए हम उसको कहते हैं बेटा आपके सिस्टर क्रोमेटिड, इसलिए हम उसको कहते हैं बेटा आपके क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। अब जरा बेटा ध्यान से देखिएगा आप क्या, अब आप देखिएगा, देखो अब हम कुछ बनाते हैं आपके लिए, आओ ये देखो जरा ध्यान से देखिएगा आप, आइए ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है, ये आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक। अब देखिएगा आप जरा ध्यान से, यहाँ बेटा कुछ प्रोसेस होगी और प्रोसेस में क्या होगा, आपके जो है रेप्लीकेशन होगा, यहाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपके बेटा रेप्लीकेशन, क्या होगा, यहाँ होगा आपके बेटा रेप्लीकेशन। देखो जरा ध्यान से, यहाँ होगा आपके क्या, रेप्लीकेशन। और रेप्लीकेशन में क्या होगा, रेप्लीकेशन में जो है आपके बेटा, रेप्लीकेशन में जो है आपके बेटा क्या होगा, रेप्लीकेशन होगा आपके क्रोमोसोम का, या फिर हम कहेंगे आपके डीएनए का। देखो क्या इसी तरीके से रेप्लीकेशन हुआ, क्या इसी तरीके से जो है रेप्लीकेशन हुआ। और इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद होता है इनके अंदर क्या, डिवीजन। क्या होता है बेटा, डिवीजन। क्या होता है, इसके होता है बेटा डिवीजन। बेटा बांटते भी तो है ना, जो आपने डीएनए डबल करा है वो बेटा जाके एम फेस के अंदर बटेगा, तो बटेगा कैसे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखो जब बटेगा तो ऐसे 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 जो है बेटा, जहां से लिंक है वहां से टूटेगा, जहां से ये आपको लिंक दिख रहे हैं वहां से ये टूटेगा। ये बेटा इस कलर से दिख नहीं रहा, आओ ब्लू कलर लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, आओ ये बेटा यहाँ से जो लिंक है, देखो ये जो यहाँ से लिंक है बेटा, यहाँ से टूटेगा। ये जो आपको लिंकेज दिख रही है, कहाँ से दिख रही है आपको, लिंकेज दिख रही है कहाँ से बेटा, आपको सेंट्रोमियर से लिंकेज दिख रही है। तो इस तरीके से जो है बेटा ये आपके डिवाइड कर जाएंगे, ये देखो, ये देखो कुछ क्या इस तरीके से बेटा डिवाइड कर जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये जब टूटेगा तो बेटा क्या इस तरीके से कुछ टूटेगा, क्या बेटा इस तरीके से जो है आपके क्रोमोसोम टूटेगा, क्या बेटा इस तरीके से जो है आपके क्रोमोसोम टूटेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एक क्रोमेटिड एरा एक क्रोमेटिड एरा, ये दोनों जुड़े और जाके आपके क्या बना बेटा, एक क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही सेंट्रोमियर है, और जब डिवाइड कर गए तो बेटा देखो इनके अंदर दो सेंट्रोमियर फॉर्म हो गए, तो ये बेटा अपने आप में इंडिपेंडेंटली क्या बन गया, ये आपके इंडिपेंडेंटली बन गया, एक क्रोमोसोम ये 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 बन गया। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ और मैंने आपको ये क्यों दिखाया, क्यों, क्योंकि मैं आपको फील कराना चाहता हूँ बेटा, आपको फील कराना चाहता हूँ आपको किस तरीके से जो है दो दिख रहे हैं, किस तरीके से आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है बेटा। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, जबकि ये अपने आप में पूरा एक क्रोमोसोम है। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ बेटा एक ही सेंट्रोमियर है। देखो यहाँ यहाँ जो है बेटा ये एक ही क्रोमोसोम है, जबकि यहाँ दो हो गए। क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर से बेटा डिवाइड कर गए, दो सेंट्रोमियर हो गए, दो सेंट्रोमियर हो गए, आपके दो क्रोमोसोम देखने को मिले। अगर मैंने जोड़ देता हूं तो बेटा एक ही सेंट्रोमियर बन जाता है, तो एक क्रोमोसोम होते हैं। बस फर्क इसमें इतना ही है कि बेटा इसके अंदर एक क्रोमोसोम है और एक ही क्रोमेटिड है, यहाँ एक क्रोमोसोम है एक ही क्रोमेटिड है। बेटा ये एक क्रोमोसोम है बट आपके दो क्रोमेटिड है, आपके दो क्रोमेटिड है। आओ तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपसे बात करेंगे एक्चुअल में बेटा किस बारे में, अब हम बात करेंगे आपसे बेटा G1 SN G2 के बारे में। अब जो बेटा हम फिर से आपके डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में हम सहायता लेंगे किसकी बेटा, हम मदद लेंगे आपसे किसकी, क्रोमोसोम की। अब आप देखिएगा जरा बेटा, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ, जो इंटरफेस के अंदर जो बेटा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, उसके अंदर जो डीएनए होता है वो बेटा आपके क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। तो बेटा किसकी फॉर्म में होता है, वो आपके होता है बेटा क्रोमेटिन की फॉर्म में, वो आपके होता है किसकी फॉर्म में, वो होता है बेटा आपके क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब बस हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझा सकें, आपको काउंटिंग करा सकें किसकी बेटा, क्रोमोसोम्स की, आपको जो है डीएनए का कंटेंट दिखा सकें, इसलिए जो हम सिर्फ और सिर्फ हम आपके क्या बना रहे हैं, हम बनाएंगे बेटा क्रोमोसोम्स। बट आपको पता है एक्चुअल में इस फेज में आपको क्रोमोसोम्स नहीं देखने को मिलते, आपको क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग फेज में देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं बेटा एम फेज में, आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं एम फेज में। तो आओ चलो अब हम बात करते हैं, आइए चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम जो है बेटा डायग्राम्स बनाएंगे आपके, और बाद में आप ही मुझे आंसर दोगे। अब बेटा अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो आप समझना आपने लेक्चर वन अच्छे से नहीं देखा, आपने यहां तक जो मैंने आपको समझाया वो भी आपने नहीं देखा। अब जो है बेटा आप आंसर दोगे, आप बताओगे मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने, आप मुझे बताओगे नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने, आप मुझे बताओगे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है। ठीक, आओ चलो अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब हम बनाएंगे बेटा आपकी क्या, सेल। आप देखिएगा जरा ध्यान से, आइए चलिए अब देखो बेटा, ये है एक सेल हमने आपकी बना ली, बेटा हमने आपकी एक सेल बना लिया। आओ देखो जरा ध्यान से, ये हमने बेटा एक सेल बना ली। अंदर बेटा क्या होगा, अंदर जो है आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अभी जो हम बेटा थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें नीड है, अभी हमें नीड है। देखो जरा ध्यान से बेटा, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, और एक क्रोमोसोम ये रहा। अब आपके मन में आएगा सर आपने चार ही क्यों बनाए, आपने क्रोमोसोम चार ही क्यों बनाए, आपने एक क्यों नहीं बनाया, आपने दो क्यों नहीं बनाए।
तो बेटा आप बना तो कितने भी सकते हो, बट एनसीईआरटी ने एक्चुअली क्या करा है बेटा, आपके जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो लिए हैं ना, उसके अंदर आपके 4 क्रोमोसोम्स लिए हैं। तो अगर मैं अभी से आपको 4 क्रोमोसोम्स लेके चलूंगा ना, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। मैं चाहूँ तो बेटा यहाँ 1 ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ बेटा 6 ले सकता हूँ, यहाँ चाहूँ तो मैं 5 ले सकता हूँ, चाहूँ तो मैं 2 से भी काम चला सकता हूँ। कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट बेटा सेम रहेगा, बट हमने 4 इसलिए लिए हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी 4 लेती है। आइए चलिए जो है आप देखते हैं, ये देखो बेटा क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, ये कितना है? 1 क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये चौथा क्रोमोसोम। अब होगा क्या बेटा, ये जो आपको सेल दिख रही है, ये है बेटा आपकी एक्चुअली में पेरेंटल पेरेंटल सेल, ये है आपकी बेटा पेरेंटल सेल। ये कैसी है बेटा? ये है आपकी पेरेंटल सेल। और जो आपकी ये सेल है बेटा पेरेंटल सेल है, ठीक। आओ, और जो बेटा इसके अंदर डीएनए का अमाउंट है, जो बेटा यहाँ आपको क्या दिख रहा है, जो आपको डीएनए का अमाउंट दिख रहा है, वो कैसा है बेटा? जो आपको यहाँ डीएनए का अमाउंट दिख रहा है, वो हमने माना है बेटा आपके 2C। अब बेटा हम मान यहाँ कुछ भी सकते थे डीएनए का अमाउंट। बेटा ये 4 क्रोमोसोम है, कुछ ना कुछ इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए का अमाउंट है बेटा, हम वो मान के चल रहे हैं आपके 2C। क्यों हम 2C मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी 2C मानती है। बेटा अगर आगे कभी एग्जाम जो है, एग्जामिनर एक अच्छा एग्जाम बनाना चाहेगा, तो क्या पता बेटा वो 2C ना लिखे, वो आपके लिख सकता है, आपको 8C लिख सकता है। फिर तो बेटा आपकी कैलकुलेशन सारी हिल जाएंगी। जो लोग रट के जाते हैं, जो लोग रट के जाते हैं लिटरली कि आपके वहां 2C है, वहां से वहां जो है जाएंगे, G1 में 2C रहेगा, G2 में 4C हो जाएगा, देन जो है आपके आपके जब एम फेज में पहुंचेगा, यानी कि डॉटर सेल्स बन जाएंगी, फिर से जो है वो 2C हो जाएगा। जब बेटा उसने 8C कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे? आपको समझ होनी चाहिए ना, ठीक। तो आप बेटा यहाँ कुछ भी मान सकते हो, बट हम जो है 2C इसलिए मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी जो है बेटा 2C मानती है। तो आप यहाँ क्या मानोगे? आप यहाँ लिखोगे लेट अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, लेट अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, लेट अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, लेट अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बेटा आपका? अमाउंट ऑफ डीएनए माना है आपके 2C, अमाउंट ऑफ डीएनए माना है आपके 2C। आओ चलो, अब बेटा सेल जो है आगे जाएगी, और सेल आगे जाएगी इसका मतलब क्या है? पेरेंटल सेल बेटा आप सेल साइकिल में एंटर करेगी, और सेल साइकिल शुरुआत होती है बेटा इंटरफेस से, यानी कि G1 फेज के अंदर सबसे पहले जो है आपकी सेल जाएगी। और बेटा G1 फेज के अंदर तो सबको पता है कि सेल एक्चुअल में करती क्या है। तो बेटा सबको पता है G1 फेज में एक्चुअल में सेल आपकी करती क्या है। सेल क्या करती है बेटा? जो एक सेल होती है बेटा, वो क्या करती है? वो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलिस को डुप्लीकेट करती है, वो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलिस को डुप्लीकेट करती है। बट अभी बेटा हम जो वो फिगर नहीं बना रहे, वो तो हमने आपको पहले ही बनवा दिए हैं। तो अब हम यहाँ क्या करनाएंगे? अब हम जो है बेटा बेसिकली हमारा फोकस सिर्फ डीएनए पे है। तो क्या बेटा यहाँ डीएनए से रिलेटेड कुछ छेड़छाड़ होती है? क्या आपके डीएनए कुछ डबल होता है? तो आप कहोगे नहीं सर, डीएनए जो है यहाँ डबल नहीं होता है। बेटा यहाँ जो है आपका एज इट इज, ये जो आपको जो दिख रहे हैं बेटा एज इट इज, आपको जो है ऐसे ही 4 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको जो है बेटा ये क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, ये क्रोमोसोम्स जो है बेटा आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये कौन सा फेज है? ये आपका कौन सा फेज है? ये आप कहोगे सर ये है आपका G1, ये है आपका G1। अब बेटा जो है G1 से हम कहाँ जाएंगे आगे? हम जाएंगे आपके एस फेज में। अब देखते हैं बेटा एस फेज में जो है बेटा सेल कैसी दिख रही है। आओ जरा देखते हैं आपके एस फेज में जो है आपकी सेल कैसी दिख रही है। आओ अब हम बात करते हैं आपसे एस फेज के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा आपसे एस फेज के बारे में, ठीक। बेटा शेप पर मत ध्यान देना, ठीक है। कभी अभी इसमें सर्कल बन नहीं पाता है। तो बेटा हमें पता है क्या एस फेज के अंदर क्या होता है। जो आपका एस फेज होता है उसके अंदर बेटा क्या होता है? आपके एस फेज के अंदर जो है बेटा डीएनए डबल कर जाता है। डीएनए का क्या होता है? डीएनए का रेप्लीकेशन होता है। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या डीएनए का रेप्लीकेशन आपको दिखा? क्या बेटा डीएनए का रेप्लीकेशन आपको दिखा? क्या बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन आपको दिखा? देखो सब डबल हो गया, देखो सब डबल कर गया। देखो बेटा ध्यान से, सब डबल कर गया। देखो जरा ध्यान से, देखो देखो, क्या बेटा आपको डीएनए का रेप्लिकेशन दिख रहा है? क्या बेटा डीएनए रेप्लिकेट कर गया? क्या बेटा डीएनए रेप्लिकेट कर गया? क्या बेटा डीएनए रेप्लिकेट कर गया? अब तक जो आपको बेटा एक हर क्रोमोसोम के अंदर एक एक क्रोमेटिड दिख रहे थे, अब आपको हर क्रोमोसोम के अंदर दो दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर दो दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। यहाँ आपको बेटा 4 क्रोमेटिड दिख रहे थे, यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको जो बेटा 8 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। 4 से 8 क्रोमेटिड हो गए। अगर बेटा एक क्रोमेटिड के अंदर जो है बेटा अमाउंट मान ले, तू हाफ मानता है, तो बेटा क्या जब 8 में हो जाएंगे, तो क्या बेटा अमाउंट जो है आपका, जब एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे, तो बेटा आपका जो हाफ आपने डीएनए का अमाउंट एक क्रोमेटिड में माना है, जब वो बेटा क्रोमेटिड 2 हो जाएंगे आपके एक क्रोमोसोम में, तो क्या बेटा अमाउंट बढ़ जाएगा? क्या वो अमाउंट 1 हो जाएगा? क्या वो अमाउंट 1 हो जाएगा डीएनए का? तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ जो आपका डीएनए रेप्लिकेट कर गया।
क्या बेटा आपका यहाँ डीएनए रेप्लिकेट कर गया? आप कहोगे जी हाँ सर, आपका जो है डीएनए रेप्लिकेट कर गया। इसके बाद जो है बेटा आपकी सेल किस में जाती है? आपकी सेल जाती है बेटा G2 फेज में, और हमें पता है G2 फेज के अंदर एक्चुअली में ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इसके अलावा जो सेल ग्रोथ करती है, यानी कि डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, यानी कि डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, यानी कि बेटा जो एस फेज के अंदर जैसा डीएनए दिख रहा है, क्या वैसा ही एज इट इज आपको G2 में देखने को मिलेगा? क्या बेटा वो एज इट इज ऐसा ही आपको G2 में देखने को मिलेगा? क्या वो बेटा आपको एज इट इज जो है आपको G2 में देखने को मिलेगा? क्या G2 में देखने को मिलेगा? तो आओ चलो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, आइए चलिए 1 मिनट दीजिएगा, आइए। और बेटा हम इसकी बना लेते हैं क्या, कॉपी। और कॉपी बना के हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, ये हमने इसकी कॉपी बना लिया। आ जाओ चलो, अब देखना जरा ध्यान से, इसको आप मिटा दोगे। आ जाओ, और जो है इसकी मेम्ब्रेन बाहर की बना लेते हैं। आ जाओ चलो। देखो, ये हम बना लेते हैं इसकी मेम्ब्रेन। आओ चलो। तो बेटा हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला G2 में एज इट इज रहा। क्यों? क्योंकि G2 में डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, आपके डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अब बेटा जो है इसका फेज आएगा सबसे ड्रामेटिक फेज, और वो ड्रामेटिक फेज क्या है? वो आपका ड्रामेटिक फेज है व्हाट, वो है बेटा आपका एम फेज। और एम फेज में क्या होता है? एम फेज में जो है बेटा आपकी सेल जो है डिवाइड कर जाती है। सेल जो है वो आपकी क्या कर जाती है? जो सेल होती है बेटा वो आपकी डिवाइड कर जाती है, और सेल डिवाइड करके जो है दो सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या कर लेती है? दो सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। सेल जो है डिवाइड करके क्या करती है बेटा? दो सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। देखो जरा ध्यान से, देखो क्या आपको बेटा दो सेल्स दिख रही हैं? क्या आपको बेटा दो सेल्स दिख रही हैं? देखो जरा ध्यान से, क्या आपको दो सेल्स दिख रही है? क्या आपको दो सेल्स दिख रही है? आप कहोगे जी हाँ सर, हमें जो है दो सेल दिख रही है। अब बेटा जब आपको पता है जो एम फेज होता है उसके अंदर बेटा कैर्जियोकाइनेसिस भी होता है, साइटोकाइनेसिस भी होता है। आपको अब यहाँ साइटोकाइनेसिस तो दिख गया, अब बेटा क्या आपको कैर्जियोकाइनेसिस भी दिखेगा? कैर्जियोकाइनेसिस का मतलब क्या बेटा? न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन का मतलब क्या है? आपके डीएनए का डिवीजन। आपके डीएनए का डिवीजन तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या इस तरीके से जो है बेटा देखो डिवीजन में क्या हो रहा था, ये जो दो क्रोमेटिड थे एकदम छिन गए थे, ये बेटा इस तरीके से जो टूटते हुए गए, इस तरीके से टूटते हुए, तो बेटा क्या जो यहाँ आपके जो दिख रहे हैं इसमें से बेटा पहले में टूटेगा तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, पहला टूटा, एक क्रोमोजोम यहाँ गया, एक क्रोमोजोम आपके यहाँ गया। दूसरा वाला टूटा, दूसरे वाले में बेटा क्या हुआ? आपके डिवीजन हुआ, तो एक क्रोमोजोम यहाँ गया, एक क्रोमोजोम आपके बेटा यहाँ गया। जब बेटा अब जो है थर्ड वन के अंदर क्या हुआ बेटा? डिवीजन हुआ, तो एक क्रोमोजोम यहाँ गया, एक क्रोमोजोम यहाँ गया। ये यहाँ से भी टूटा तो बेटा एक क्रोमोजोम आपके यहाँ गया और एक क्रोमोजोम आपके यहाँ गया। तो इस तरीके से जो है बेटा आपके चार क्रोमोजोम्स यहाँ आए, चार क्रोमोजोम्स आपके यहाँ आ गए, चार क्रोमोजोम। इस तरीके से जो है बेटा आपके डिवीजन हो गया, इस तरीके से जो है आपके बेटा डिवीजन हो गया। अब बेटा अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइनें लिखेंगे। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, अब वो लाइनें क्या है? वो लाइनें बेटा ये हैं, पहले तो हम यहाँ बेटा ये भी लिख देते हैं, ये आपकी क्या है? डॉटर सेल्स है। ये जो आपकी बनी है बेटा ये है आपकी डॉटर सेल्स। क्या है बेटा? ये है आपकी डॉटर सेल्स। क्या दिख रही है बेटा? ये आपको दिख रही है डॉटर सेल्स। अब हम बात करेंगे बेटा आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, नंबर ऑफ क्रोमेटिड के बारे में, और अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में। आपसे हम बात करेंगे किसमें? पेरेंटल सेल में। आपसे हम बात करेंगे G1 फेज में, आपसे बात करेंगे हम एस फेज में, हम आपसे बात करेंगे बेटा G2 फेज में, और हम बात करेंगे आपसे डॉटर सेल के अंदर। तो आओ चलो लिख लेते हैं, पहले हम जो है बेटा आपके लिख लेते हैं। आइए चलिए, अब आप क्या डालोगे बेटा? सबके आंसर आप दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्रोमोसोम्स गिनना, आपको मैंने जो है बेटा काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स करा दी है। मैंने आपको काउंटिंग ऑफ क्या करा दी है? मैंने आपको करा दी है क्रोमेटिड्स की भी काउंटिंग बेटा। और हमने जो है बेटा आपको डीएनए भी देखना बता दिया है। ठीक, आओ चलो बेटा, जो जो बेटा लेक्चर 1 नहीं देख के आए अब वो लोग पछताएंगे, और जो लोग लेक्चर 1 का रिवीजन भी नहीं करके आए वो लोग भी पछताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आएंगी चीजें। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा देख के आओ, लेक्चर 1 देख के आओ, तब आप लेक्चर 2 पे कंटिन्यू करना। ये वो चैप्टर नहीं है कहीं से भी घुस गए आप तो पहुंच जाओगे अपनी एंड लोकेशन पर, ऐसा नहीं होगा। आप बेटा एंड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। देख के आओ प्लीज लेक्चर 1 अगर नहीं देख के आए हो, ठीक है। आओ चलो, अब बेटा हम क्या डालते हैं? अब आप यहाँ डालोगे क्या? आप यहाँ डालोगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हम जो बेटा एक टेबल बनाते हैं, जरा मुझे टेबल बनाने का समय देना। ठीक, आओ चलो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इस तरीके से आप जो अपनी टेबल बना लोगे कॉपी के अंदर। और आप नीचे यहाँ डालोगे बेटा क्या? आप डालोगे नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड।
आओ ज़रा देखें नंबर ऑफ क्रोमेटिड। और इसके अलावा बेटा क्या बना लोगे आप, लिख लोगे यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए। और बेटा आपको एक बात पता होगी, हमने पेरेंटल सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना माना था, 2C माना था। कितना माना था, 2C माना था। कितना माना था हमने, आपके 2C माना था। तो बेटा 2C मानना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो, बट एनसीईआरटी आपके 2C मानती है, इसलिए हम जो है आपके 2C लेके चलेंगे। ठीक, आओ चलो इस तरीके से जो बेटा आप लाइनें खींच लोगे। आओ, और आप जो है बेटा यहाँ भी इस तरीके से आप खींच लोगे, और बेटा एक लाइन आप यहाँ भी खींच लोगे, और ऊपर आप डालोगे फेजेस के नाम। ठीक, आओ चलो। ये लाइन बेटा स्ट्रेट नहीं आई, कोई ना, अभी इसे सही कर लेते हैं। आ जाओ चलो, देखो आ जाओ, आओ। तो बेटा यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगी पेरेंट सेल। ठीक, एक कॉलम हो गया पेरेंट सेल का, एक हो गया बेटा आपके जीवन का, एक हो गया बेटा आपके एस फेस का, ये हो गया बेटा आपके G2 फेस का, और देन आपके हो गया बेटा क्या, आपकी डॉटर सेल का। आ जाओ चलो। तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे पेरेंट सेल। यहाँ क्या लिख लोगे आप, यहाँ लिख लोगे बेटा पेरेंट सेल, पेरेंटल सेल। ठीक, आप यहाँ लिख लोगे बेटा क्या, जीवन, जीवन फेज यहाँ लिख लोगे आप एस, यहाँ लिख लोगे बेटा आप G2, और देन आप लिख लोगे क्या बेटा आपके डॉटर सेल्स। एक गलती होगी बेटा, आओ इस लाइन को मिटाना होगा। चलो आओ, इस लाइन की कोई नीड नहीं है बेटा, आओ मिटा देते हैं अभी इस लाइन को। आ जाओ चलो, अब देखना आप जरा ध्यान से, आओ। ये बन गई, और ये आपकी, ये भी हो गया कंप्लीट। तो अब आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे बेटा आपके क्या, डॉटर सेल। अब आप यहाँ लिख लोगे बेटा डॉटर सेल। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, आप यहाँ लिख लोगे डॉटर सेल। तो बेटा अब हम जो है पेरेंटल सेल, G1 S G2 एंड डॉटर सेल, इन सब में देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है। अमाउंट ऑफ आपके डीएनए कितना है, अमाउंट ऑफ आपके कितना है बेटा डीएनए, आपका अमाउंट कितना है डीएनए का। आओ चलो, अब बेटा जो है आपने जितनी मेहनत करी है, अब उसका जो है बेटा समय आ चुका है देखने का। ठीक, आओ चलो, सबसे पहले हम जो बेटा इसकी कॉपी बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। आओ चलो, अब आप देखिएगा जरा। अब बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे पेरेंटल सेल के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, आपसे पेरेंटल सेल के बारे में। तो बेटा पेरेंटल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको गिनने हैं। आओ चलो देख तो गिनते हैं। क्या आपको मैंने बताया था बेटा क्रोमोसोम्स की गिनती कैसे करी जाती है, क्रोमोसोम्स की गिनती करी जाती है सर, क्रोमोसोम्स की गिनती करी जाती है आपके नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, आपके क्या गिन के, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर गिन के। तो आपने क्या देखा, पहले के अंदर आपको एक दिखा, दूसरे के अंदर एक दिखा, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, यानी कि आपको बेटा क्या दिखा, एक, दो, तीन और चार। यानी कि बेटा आपको जो है क्या देखने को मिले, आपको देखने को मिले चार क्रोमोसोम्स। क्या देखने को मिले, आपको देखने को मिले बेटा चार क्रोमोसोम्स। क्या देखने को मिले, आपको देखने को मिले चार क्रोमोसोम्स। तो आपने बेटा क्या लिख दिया, आपने लिख दिया यहाँ आपको देखने को मिले चार क्रोमोसोम्स। मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने, तो आपने मुझसे कहा, क्या कहा, आपने मुझसे कहा सर आपने हमें बताया है जब भी आपको जो है ऐसा वाला क्रोमोसोम दिखता है, यानी कि यहाँ बेसिकली आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड है। तो इस तरीके से बेटा चार क्रोमोसोम हुए, तो क्या आपको बेटा यहाँ चार क्रोमेटिड दिख रहे हैं, क्या बेटा आपको यहाँ जो है चार क्रोमेटिड दिख रहे हैं। और अमाउंट ऑफ डीएनए की हम बात करते हैं, तो आप कहोगे सर आपने हमें बताया था अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो आपके होता है 2C, अमाउंट ऑफ डीएनए होता है 2C, यानी कि हमने पेरेंटल सेल में बेटा आपके अमाउंट माना था 2C। अब बेटा आप चाहो तो यहाँ 4C भी लिख सकते हो, आप 8C भी लिख सकते हो। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो आप पेरेंटल सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए मानोगे, या एक डिप्लॉयड सेल के अंदर जो आप अमाउंट ऑफ डीएनए मानोगे, वो बेटा आप 2C मानोगे। इसलिए हमने जो है बेटा उसे 2C माना है, इसलिए हमने जो है उसे बेटा 2C माना है। अब इसके बाद जो हम बेटा जीवन फेज के अंदर गए, और जीवन फेज के अंदर हमने क्या देखा, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा। सर हमें यहाँ भी जो है आपके क्या देखे, हमें यहाँ भी जो है सर आपके चार ही क्रोमोसोम देखे। और इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स है सर, उनके ऊपर एक ही क्रोमेटिड है, एक ही क्रोमेटिड है, और एक ही क्रोमेटिड है। ये बेटा आपको दिख रहा है, एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आपको दिख रहा होगा बेटा एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा, और एक क्रोमेटिड ये रहा, यानी कि चार ही आपको जो है क्रोमेटिड दिख रहे हैं। तो बेटा क्या इनके अंदर जो है बेटा डीएनए अमाउंट चेंज हुआ होगा, पेरेंटल सेल से जीवन में जाते हुए क्या आपको कोई डीएनए अमाउंट में चेंज देखने को मिला, आप कहोगे नहीं सर। तो जो यहाँ 2C था वो बेटा यहाँ 2C ही रहा, जो बेटा यहाँ 2C था वो बेटा 2C ही रहा। यानी कि पेरेंटल सेल से जीवन में जब आती है तो बेटा 2C ही रहती है। क्यों, क्योंकि बेटा शुरुआती तो करी है उसने, बेसिकली सेल ऑर्गेनलीज ही तो डुप्लीकेट हुई है, डीएनए के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हुई है।
बट जैसे ही बेटा वो जीवन से एस के अंदर जाती है, जैसे ही जीवन से एस के अंदर जाती है, जैसे ही जीवन से एस के अंदर जाती है, तो आपने क्या देखा, आपने सबसे पहले काउंटिंग करी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने के लिए क्या देखा, आपने देखी बेटा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। तो आपको देखने को मिला एक सेंट्रोमियर, दूसरा सेंट्रोमियर, तीसरा सेंट्रोमियर, चौथा सेंट्रोमियर। बेटा एक, दो, तीन और चार, आपने कहा झट से सर यहाँ में देखने को मिले आपके चार क्रोमोसोम्स, हमें यहाँ देखने को मिले क्या, आपके चार क्रोमोसोम्स। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर आपसे पूछा सर कि आपके क्रोमेटिड कितने हैं, तो आपने कहा सर आपने हमें बताया था जब भी ऐसा क्रोमोसोम देखने को मिलता है तो हम इसे कहते हैं आपके, इसमें दो क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, दो क्रोमेटिड। और दोनों क्रोमेटिड को कहते हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड को कहते हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों, आपको ऐसा यहाँ क्यों देखने को मिला, क्यों, क्योंकि एस फेस के अंदर हमें पता है बेटा डीएनए रेप्लिकेट कर गया। क्या कर गया बेटा, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, यानी कि बेटा डीएनए डबल कर गया। और डीएनए प्रेजेंट होता है आपके क्रोमोसोम्स में, यानी कि क्रोमोसोम्स को बेटा डबल कर जाना होगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो बेटा एक क्रोमेटिड थी वो एक ही क्रोमोसोम पर एक और क्रोमेटिड बना लेती है, यानी कि बेटा वो सिस्टर क्रोमेटिड बना लेती है, यानी कि बेटा वो जो है सिस्टर क्रोमेटिड बना लेती है आपकी। तो आपने क्या देखा, एक क्रोमोसोम के अंदर आपके कितनी प्रेजेंट है बेटा, दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है, जो कि आपके लिंक है किसमें, एक सेंट्रोमियर पे। इसलिए हम उसे बेटा दो क्रोमेटिड होने के बावजूद हम जो है एज अ एक क्रोमोसोम आपके काउंट करते हैं, एक क्रोमोसोम काउंट करते हैं। यानी कि बेटा एक के अंदर आपकी कितनी है, दो क्रोमेटिड है। तो चार के अंदर क्या बेटा आपकी आठ क्रोमेटिड होंगी, चार के अंदर बेटा क्या आपकी आठ क्रोमेटिड होंगी। तो आप कहोगे जी हाँ सर आपकी जो है आठ क्रोमेटिड होंगी। अब बेटा एक बात मुझे जरा ध्यान से बता, जब आपके बेटा यहाँ जो है चार क्रोमेटिड थी, जब आपके बेटा चार क्रोमेटिड थी तब आपका अमाउंट ऑफ डीएनए था 2C। जब बेटा चार क्रोमेटिड थी तब था आपके अमाउंट ऑफ डीएनए 2C। अब बेटा आठ क्रोमेटिड हो गई तो क्या बेटा अमाउंट भी जस्ट डबल हो जाएगा, क्या 4C हो जाएगा, क्या बेटा 4C हो जाएगा। इतनी तो मैथ बेटा आपको आती होगी। जब बेटा आपकी कितनी थी, जब आपके बेटा चार क्रोमेटिड थे, जब आपके चार क्रोमेटिड थे तब आपका बेटा अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था जीवन में, आपके 2C था। जैसे ही बेटा आप एस फेस के अंदर गए आपके एट क्रोमेटिड्स हो गई, आपकी क्या हो गई बेटा एट क्रोमेटिड्स हो गई, फोर से एट हो गई, फोर से एट हो गई, फोर से एट हो गई। और आपका क्या बेटा फिर डीएनए का अमाउंट चेंज होगा, क्या आपका बेटा डीएनए का अमाउंट चेंज होगा। और डीएनए का अमाउंट कैसे चेंज होगा, जस्ट डबल होगा। जैसे फोर से एट गया, जैसे फोर से एट गया, क्या वैसे ही 2C से 4C जाएगा, क्या बेटा वैसे ही 2C से 4C जाएगा, क्या बेटा वैसे ही 2C से आपके 4C जाएगा। तो आप कहोगे जी हाँ सर आपके जो है 4C जाएगा, आपके जो है 4C जाएगा। तो बेटा क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, क्या आपने देखा जीवन से एस के अंदर जाते हुए आपको क्या देखने को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहे, बट आपके नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जस्ट डबल हो गए। और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के डबल होने से बेटा आपका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। आपका जो अमाउंट ऑफ डीएनए है बेटा वो आपके डबल हो गया। अब आपको समझ में आया बेटा हम बार बार यहाँ चीख चीख के क्यों बता रहे थे, एक क्रोमोसोम एक, बेटा यहाँ गलती हो गई है, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड है। यहाँ देखो क्रोमोसोम ही लिख दिया हमने गलती से, देखो अच्छा हुआ ना, ये भी गलती में पता पड़ गई। एक क्रोमोसोम आपके एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है। तो बेटा क्या हमने जहां जो आपको चीख चीख के बताया था एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, यहाँ आपके दो क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में आपके बेसिकली यहाँ बेटा आपके क्या है, आपके दो क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है। और बेटा हमने आपको क्या यहाँ ये नहीं बताया था कि यहाँ जो जो डीएनए होगा जस्ट यहाँ इसमें डबल हो जाएगा। तो बेटा क्या आपको अब समझ में आया हम आपको इतनी देर से क्यों चीख चीख के बता रहे थे। तो अब हम बेटा आपके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम आपके G2 की तरफ। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, जब S से G2 जाएगा, जब S से G2 जाएगा तो बेटा क्या क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज आया, जरा ध्यान से देखते हैं, फिर से काउंटिंग करते हैं। देखो एक सेंट्रोमियर एक सेंट्रोमियर एक सेंट्रोमियर एक सेंट्रोमियर, यानी कि बेटा एक दो तीन चार, यानी बेटा अभी भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आपके चार ही है। अभी भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आपके चार ही है, अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके चार ही है। अगर मैं आपसे बेटा क्रोमेटिड पूछता हूँ, आपसे क्रोमेटिड पूछता हूँ तो आप कहोगे सर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, यानी कि जो है चार क्रोमोसोम में आपके आठ क्रोमेटिड होंगे। चार क्रोमोसोम में जो है वो आपके आठ क्रोमेटिड होंगे। और जब बेटा आपके आठ क्रोमेटिड है तो क्या बेटा अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होगा, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होगा, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होगा, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा 4C होगा। क्या बेटा अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंज है, आप कहोगे नहीं, एस से G2 जाते हुए अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। बट जब हम बेटा G1 से G2 गए, जब हम बेटा G1 से G2 गए तो हमने देखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहे बट अमाउंट ऑफ डीएनए आपका डबल कर गया, बट अमाउंट ऑफ डीएनए आपका डबल कर गया। अब क्या बेटा आपके दिमाग में ये बात फिट हुई, क्या बेटा आपके दिमाग में ये बात फिट हुई कि G1 से G2 जाते हुए आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों सेम रहते हैं और क्यों अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर जाता है, क्यों अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर जाता है। बेटा अच्छे अच्छों को सिर्फ ये लाइन रटी पड़ी है, उनको भी नहीं आता कंसेप्ट। बेटा मजा आ गया, मतलब अलग ही लेवल का, मुझे तो बहुत मजा आता है जब 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 भी मैं बेटा इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ, मुझे तो बहुत बेहतरीन और बहुत अलग लेवल का मजा आता है। अब हम जो है बेटा अभी
कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे डॉटर सेल्स के बारे में। अब बेटा यहाँ डिवाइड कर गया, ठीक, आपको याद होगा हमने बेटा उसी स्लाइड पर जो है आपको डिवीजन भी दिखाया था, रेप्लिकेशन के अलावा डिवीजन भी दिखाया था, ठीक। तो बेटा डिवीजन में क्या हुआ, अब यहाँ जो है हम गिनते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, तो बेटा हम एक ही डॉटर सेल्स को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट रेप्लिका होती है, हमें पता है माइटोसिस के अंदर एग्जैक्ट रेप्लिका बनती है, एग्जैक्ट रेप्लिका बनती है। इसका मतलब क्या है एग्जैक्ट रेप्लिका बनने का, यानी बेटा किसी भी एक डॉटर सेल को पकड़ लो, दूसरी डॉटर सेल भी सेम टू सेम आपकी वैसी ही होगी। अब बेटा हम आपके यहाँ गिनते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो आप फिर से वही गिनोगे क्या, क्रोमोसोम्स गिनने की बेटा निंजा टेक्निक क्या है आपकी, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स देख लेना। तो आप देखोगे बेटा एक क्रोमोसोम पे एक ही सेंट्रोमियर है, यहाँ भी एक सेंट्रोमियर, यहाँ भी एक सेंट्रोमियर, यहाँ भी एक सेंट्रोमियर, यानी बेटा एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा ये हो गया, यानी कि यहाँ आपको देखने को मिले 4 क्रोमोसोम्स, यानी कि बेटा आपको डॉटर सेल में भी देखने को मिले 4 क्रोमोसोम। बट जब हम बात करी हमने आपके नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के बारे में, आपने कहा सर एक क्रोमेटिड यहाँ है, एक क्रोमेटिड यहाँ, एक क्रोमेटिड यहाँ, एक क्रोमेटिड यहाँ, यानी कि यहाँ जो है आपके कितने हैं, 4 क्रोमेटिड है, यहाँ जो है आपके 4 क्रोमेटिड है, यहाँ जो है आपके 4 क्रोमेटिड है। और अगर मैं अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करूं तो बेटा क्या यहाँ 4 क्रोमेटिड हो गए, तो क्या अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा 8 से 4 हुआ, तो बेटा क्या 4C से 2C हो जाएगा, क्या बेटा 4C से 2C हो जाएगा, क्या बेटा 4C से 2C हो जाएगा। क्या अब आपको याद आई कल हमने एक लाइन लिखी थी, और क्या लाइन लिखी थी, वो हमने ये लिखी थी कि माइटोसिस की एक इच्छा होती है, माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर जो डालोगे वो निकलेगा, जो डालोगे वो निकलेगा, जो डालोगे वो निकलेगा, जो डालोगे वो निकलेगा। तो बेटा क्या ऐसा ही हुआ, पप्पा सेल की क्या इच्छा थी, पप्पा सेल की सिंपल सी इच्छा थी, मैं जो है बेटा 2 डॉटर सेल बनाना चाहता हूँ, ठीक, पप्पा सेल ने क्लियर बोल दिया था मुझे जो है 2 डॉटर सेल्स बनानी है और बिल्कुल हुबहू मेरे जैसे बनानी है, यानी कि मेरे पास अगर एक कार है तो मैं चाहता हूँ दोनों ही मेरी डॉटर सेल्स के पास एक एक कार हो, यानी कि पप्पा सेल को जस्ट चीजें डबल करनी थी और बाद में डिवाइड करनी थी। तो हमने कहा था बेटा माइटोसिस में ऐसा आपको देखने को मिलता है, और हमने क्या लिखा था, हमने वहां लिखा था लर्न नाउ लेटर वी प्रूव इट, लर्न नाउ लेटर वी प्रूव इट। क्या बेटा हमने आज प्रूव कर दिया आपको, क्या हमने प्रूव कर दिया कि जो पप्पा सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वही आपके डॉटर सेल के पास होते हैं, जो पप्पा सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं वही आपके डॉटर सेल के पास होते हैं, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए पप्पा सेल के पास होता है वही डॉटर सेल के पास होता है। और इसके अलावा क्या हमने आपको ये भी प्रूव कर दिया, क्या बेटा हमने आपको ये भी प्रूव कर दिया कि जीवन से जी2 जाते हुए जो है आपके बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहते हैं, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है बेटा आपके क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है आपके सेम रहते हैं, बट अमाउंट ऑफ डीएनए जो है आपका डबल कर जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या कर जाता है बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है आपका डबल कर जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए आपका डबल कर जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा आपका डबल कर जाता है। तो अब बेटा कुछ कंक्लूजन्स लिख लें, तो बेटा अब जो है समय आ गया है कुछ कंक्लूजन्स लिखने का, अब समय आ गया है बेटा आपके कुछ कंक्लूजन्स लिखने का। आओ चलो अब जो है कुछ कंक्लूजन्स आपके लिख लेते हैं। अब आप क्या लिखोगे, अब बेटा हम वही आपको बताएंगे कि जीवन फेज के अंदर कितना था, एस फेज के अंदर क्या हुआ, जी2 फेज के अंदर क्या हुआ, और कंक्लूजन हम आपको दे देंगे। कंक्लूजन वही आपको ही पता है कि जी1 से जी2 जाते हुए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है बेटा आपके डबल कर जाता है, और डबल किस फेज में करता है, वो आपके एस फेज में डबल करता है, वो आपके जो है बेटा किस में डबल करता है, वो आपके एस फेज में जो है बेटा डबल कर जाता है। अब अगर बेटा कोई चाहे तो इसको बेटा बदल भी सकता है, बदल कैसे सकता है, आप जो है बेटा चाहो तो यहाँ आप 2 क्रोमोसोम्स ले सकते हो, अगर बेटा आप यहाँ 2 क्रोमोसोम्स लोगे तो बेटा क्या यहाँ जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो बेटा जी1 में भी 2 रहेंगे, एस में भी 2 रहेंगे, जी2 में भी 2 रहेंगे, डॉटर सेल में भी 2 रहेंगे। आपको पता है 2 क्यों रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमेटिड जब बेटा 2 आप वहां लोगे तो यहाँ 2 रहेंगे, यहाँ भी जो है बेटा आपके 2 ही रहेंगे, बट यहाँ जो है आपके 4 हो जाएंगे, एस में आपके 4 हो जाएंगे, जब आप 2 ले रहे हो तो जी2 में भी बेटा कितने हो जाएंगे, आपके 4 हो जाएंगे, और डॉटर सेल के अंदर फिर 2 हो जाएंगे। और अमाउंट ऑफ डीएनए तो बेटा वही रहेगा जो आप मान के चलोगे, अगर आपने यहाँ बेटा 1C माना होता, अगर मैंने यहाँ बेटा 1C माना होता तो यहाँ भी आपके जो है बेटा 1C रहता, और 1C से यहाँ 2C होता, और 2C से फिर बेटा यहाँ जी2 में 2C रहता, और जब डॉटर सेल में जाता फिर 1C हो जाता, यानी कि बेटा आप कुछ भी मान सकते हो। हमने बेटा ये क्यों माना, हमने इसलिए माना क्यों, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी हमसे ये कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि हम जो है बेटा उसे 2C मानते हैं, हम जो है डिप्लॉयड सेल के लिए जो है उसे हम 2C कंसिडर करके चलते हैं, डिप्लॉयड सेल के लिए जो है हम उसे 2C कंसिडर करके चलते हैं। तो इसलिए हमने बेटा अपना दिमाग नहीं लगाया, आपको भी कंफ्यूजन ना हो, आपकी सहूलियत के लिए हमने जो है बेटा 2C ही रखा। बट अगर मैं आपको चेंज करके दे दूं तो आप क्या कर पाओगे, आप कहोगे जी हाँ सर, अगर आप हमें चेंज करके दे दोगे तो हम फिर भी आपको बता देंगे कि कितना जो है आपको अमाउंट देखने को मिलने वाला है। तो अब बेटा हम क्या लिख लेते हैं, अब जो है हम आपको लिख देते हैं इसके कंक्लूजन्स। आओ चलो अब आप ही बताओगे, फिर से आप ही बताओगे बेटा, जिस तरीके से आपने उस टेबल को बनाने में मेरी मदद करी थी उस तरीके से अब आप फिर से मेरी मदद करोगे बताने में, फिर से आप मदद करोगे बताने में कि अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ आखिर हो क्या रहा है।
तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बेटा आपसे डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, ठीक। हम जो है बेटा डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, ठीक। आओ चलो डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा क्या, आप सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आपसे जीवन फेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आपसे किसके बारे में, जीवन फेज के बारे में, जीवन फेज के बारे में। और देन हम आपसे बात करेंगे बेटा एस फेज के बारे में, और देन हम बात करेंगे आपसे बेटा G2 फेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे जीवन फेज के बारे में। तो बेटा आप जीवन फेज यानी गैप वन फेज में अगर मैं आपसे पूछता हूँ अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, तो आप क्या जवाब दोगे, आप दोगे जवाब 2C। सर आपका अमाउंट ऑफ डीएनए हमने मान के चले थे 2C, 2C था, ठीक। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा आपको एस फेज में जो है कितना देखने को मिला, एस फेज में आपको जो अमाउंट ऑफ डीएनए देखने को मिला वो कितना देखने को मिला, वो आपको देखने को मिला क्या, वो आपको क्या देखने को मिला बेटा, वो आपको देखने को मिला 4C, वो आपको देखने को मिला 4C। और जब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आपसे G2 फेज के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं बेटा G2 फेज के बारे में, G2 फेज के बारे में। तो आपको कितना अमाउंट देखने को मिला, आपको अमाउंट देखने को मिला बेटा 4C, आपको देखने को मिला 4C। मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्यों देखने को मिला। और हम इसके अलावा बात कर सकते हैं बेटा किसके बारे में, हम बात कर सकते हैं लगे हाथ आपसे डॉटर सेल के बारे में भी हम बात कर सकते हैं आपसे, किससे, डॉटर सेल के बारे में भी। आओ चलो डॉटर सेल भी लिख लेते हैं, आप यहाँ डालोगे बेटा डॉटर सेल, आप डालोगे यहाँ डॉटर सेल, डॉटर सेल। बेटा डॉटर सेल में कितना देखने को मिला, आपको डॉटर सेल में देखने को मिला था कितना, आपको डॉटर सेल में देखने को मिला था 2C, क्या देखने को मिला 2C, ठीक। एस फेज में बेटा 4C क्यों देखने को मिला, क्यों, क्योंकि डीएनए अमाउंट डबल कर गया, डीएनए अमाउंट आपका डबल कर गया। अब आप यहाँ नीचे लिखोगे बेटा कंक्लूजन, क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे कंक्लूजन, या फिर आप कह सकते हो रिजल्ट, कंक्लूजन, जो कि आपको पता है बेटा कंक्लूजन क्या है, बट फिर भी एक बार लिख देते हैं। आओ चलो, और बेटा आपको एज इट इज ये याद रखना है, याद क्या रखना है बेटा, अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा। मैं आओ चलो जीवन से आपको जाना है बेटा G2, जीवन से कहाँ जाना है, आपको जाना है जीवन से G2, आपको जाना है बेटा क्या, जीवन से G2। और जीवन से G2 जाते हुए आपने क्या देखा, जीवन से G2 जाते हुए आपने देखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहे। तो बेटा क्या आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, बेटा हमने ये सिर्फ आपको बताया नहीं है, हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है, हमने आपको बेटा प्रूफ दिया है इस बात का कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है आपके कैसे रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है बेटा आपके सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है बेटा आपके सेम रहते हैं। और इसके अलावा बेटा क्या अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर जाता है जीवन से G2 जाते हुए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर जाता है बेटा, क्या बेटा अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर जाता है आपका, आप कहोगे जी हाँ अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो आपके डबल कर जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है आपके डबल हो जाता है। तो बेटा डबल किस फेज में होता है, वो होता है बेटा आपके एस फेज में। तो क्या बेटा मैं यहाँ नीचे लिख सकता हूँ एस फेज, क्या बेटा मैं नीचे लिख सकता हूँ एस फेज, क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ बेटा एस फेज, एस फेज, एस फेज। तो आप कहोगे जी हाँ, तो बेटा ये जो हमने आपको लिखाया है यही है आपका क्या कंक्लूजन। और आप इसे जो है अब बॉक्स के अंदर बंद कर लोगे, आप जो है इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लोगे और इसके ऊपर लगा लोगे क्या बेटा स्टार मार्क, इसके ऊपर आप लगा लोगे बेटा स्टार मार्क। और बेटा ये आपका बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, और बेटा ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए कोई है, कौन है आप जानते हो बेटा आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक। आओ चलो, जितनी बेटा आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है क्या, जीवन से G2 जाते नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर जाता है। अब तो बेटा आपको याद रहेगा आपके लिए जितनी वो इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, उतनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और इसके अलावा एक और लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है बेटा, आपको पता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल जाते हुए बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहे, यानी कि पेरेंट सेल से जो है आप जब डॉटर सेल जाओगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। तो आप यहाँ ये बात भी लिख लोगे, क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे पेरेंट सेल से जब आप जाओगे कहाँ बेटा, आप जाओगे डॉटर सेल पर, पेरेंट सेल से जब बेटा डॉटर सेल बन रही है, पेरेंट सेल से जब जो है बेटा आपकी डॉटर सेल बन रही है, डॉटर सेल बन रही है, तो क्या हो रहा है बेटा आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है, आपके जो है बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है बेटा आपके सेम रहते हैं। इसे अगले पेज पे लिखते हैं बेटा आओ। और इस लाइन को हम क्यों बता रहे हैं इसका भी बेटा एक कारण है, अब आप देखिएगा जरा ध्यान से आओ। अब जो यहाँ बेटा आप डाल लोगे क्या,
आप यहाँ एक एरो बनाओगे ऐसे, और आप लिखोगे यहाँ क्या, आप यहाँ लिखोगे जब आप बेटा पेरेंट सेल से, जब आप बेटा पेरेंट, जब आप बेटा पेरेंट सेल से किस तरफ जाते हो, जब आप पेरेंट सेल से कहाँ जाते हो, आप पेरेंट सेल से बेटा डॉटर सेल की तरफ जाते हो, पेरेंट सेल से डॉटर सेल की तरफ जाते हो, पेरेंट सेल से बेटा डॉटर सेल की तरफ जब आप जाते हो तो क्या होता है, तब आपके बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, तब आपके जो बेटा ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं बेटा आपके, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं बेटा वो आपके सेम रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं बेटा आपके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा वो आपके सेम रहते हैं। यानी कि हम क्या बेटा ये कह सकते हैं कि इसलिए जो है माइटोसिस को जो है इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इक्वेशनल मतलब होता है बेटा इक्वल, इक्वेशनल मतलब होता है इक्वल, यानी कि जो पेरेंट सेल के पास था वही डॉटर सेल के पास है। मैंने आपसे कहा था बेटा माइटोसिस एक ऐसी ऐसी डिवीजन है, एक ऐसा डिवीजन है जो डालोगे वही निकाल के देगी, जो डालोगे वही निकाल के देगी, बट निकाल के देगी दो। आप डालोगे एक निकाल के देगी दो, बट जो डालोगे वो सेम मिलेगा, जो डालोगे वो सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम मिलेगा और सेम मिलेगा। यानी कि इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपके क्या, सो दैट्स व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो आप बेटा क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे सो दैट्स व्हाई, सो दैट्स व्हाई, सो दैट्स व्हाई, तो इसलिए हम माइटोसिस को कहते हैं आपके इक्वेशनल डिवीजन। सो दैट्स व्हाई mitosis, so that's why mitosis is called, so that's why mitosis is called, so that's why mitosis is, so that's why mitosis called is called क्या कहलाता है बेटा आपका, कहलाता है आपका इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहलाता है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है बेटा इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इक्वल इक्वल डिवाइड करता है, इक्वल इक्वल डिवाइड करता है, कोई भेदभाव नहीं करता बेटा, कोई भेदभाव नहीं करता ये डिवीजन, ये जो है इक्वली डिवाइड करता है, इक्वल डिवीजन करता है, इक्वल डिवीजन करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आपके इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए हम कहते हैं बेटा आपके इसको इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इस लाइन को भी बेटा आप जो है बंद कर लोगे आप ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आओ, चलो बंद कर देते हैं इसे भी ब्रैकेट के अंदर, आओ। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो है बेटा हमने आपका जो है इंटरफेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, ठीक। अब जो है इंटरफेस के बाद हम पढ़ेंगे बेटा एक जी नॉट फेज, एक क्वेशंट फेज। यानी कि बेटा जरूरी नहीं है, सेल के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि सेल जो है बेटा वो डिवाइड ही करे, यानी कि एक सेल डिवाइड करे फिर अगेन डिवाइड जाए, फिर अगेन डिवाइड करे, फिर अगेन डिवाइड करे, यानी कि बेटा वो उस सेल साइकिल में चलती ही रहे, चलती ही रहे, चलती रही है, उसके पास कोई कंपल्शन नहीं है बेटा, कोई कंपल्शन नहीं है ऐसा उसके पास, समझ रहे हो आप, कोई भी कंपल्शन नहीं है। सेल जो है बेटा वो एग्जिट कर सकती है आपकी क्या, सेल साइकिल, आपकी जो सेल है वो एग्जिट कर सकती है सेल साइकिल, और एग्जिट कर सकती है बेटा एक तो परमानेंट एग्जिट कर सकती है और एक टेम्परेरी एग्जिट कर सकती है। यानी कि बेटा हमारे शरीर के अंदर जो है, हमारी बॉडी के अंदर आपको सेल्स ऐसी देखने को मिलती हैं जो टेम्परेरी जो है आपके एग्जिट करती हैं सेल साइकिल को, यानी कि फिर जब उनको नीड होगी फिर से वो डिवाइड कर जाएंगी। और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो परमानेंट एग्जिट कर जाती हैं सेल साइकिल को, जैसे कि परमानेंट एग्जिट करती है वो करती है बेटा आपकी हार्ट सेल और आपकी न्यूरॉन सेल। अगर वो डैमेज होंगी तो बेटा वो वापस से डिवाइड नहीं करेगी, वो सेल, वो सेल उसका डी एंड हो चुका है, वो सेल खत्म हो चुकी है, उसका कोई भी आगे भविष्य नहीं है, वो वापस से डिवाइड नहीं करेगी। बट कुछ ऐसी सेल होती हैं जैसे कि आपकी होती है बेटा किडनी सेल हो गई, किडनी सेल जो है बेटा वापस अपना ब्रेक लेके वापस आ सकती है, यानी कि अगर इंजरी हो जाए किसी टिश्यू के अंदर, यानी कि सेल के अंदर जो इंजरी हो जाती है फिर से जो है वो बेटा वापस आएगी अपने किससे, जो रेस्टिंग फेज, जो बेटा जिस फेज के अंदर वो पड़ी हुई है, यानी कि उसने एग्जिट कर दिया था, वो वापस से आएगी और फिर से डिवाइड करके एक नई सेल आपके लिए बना के दे देगी, ठीक। तो चलो अब हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में, आपसे बात करेंगे बेटा क्यूशेंट फेज के बारे में, उसी को हम कहते हैं आपके जी नॉट फेज, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, जी नॉट फेज, उसी को हम कहते हैं आपके बेटा जी नॉट फेज। आओ चलो, तो बेटा आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दोगे क्या, जी नॉट फेज, या फिर बेटा हम ऐसा करते हैं जी नॉट फेज जो है हम आपको कल पढ़ाएंगे, अभी हम जो है बेटा आपको एनसीईआरटी रीड करा देते हैं, एनसीईआरटी रीड करा देते हैं। तो चलो आओ एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, कल हम जो है आपको पढ़ा देंगे आपके जी नॉट, और कुछ भी और भी चीजें रह रही हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा कोई भी जल्दबाजी हमें अभी नहीं है और ना ही कोई जल्दबाजी आपको करनी है, बहुत धैर्य से बहुत आराम से पढ़ना है बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा कंसेप्ट बार बार फिट नहीं होते, कंसेप्ट एक बार माइंड में फिट हो गया आप कभी भी रिवाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बेटा हवड़ तवड़ करोगे, अभी आप जल्दबाजी करोगे तो बेटा अंत में सब खिचड़ी रायता फैल जाएगा और वो समेटा नहीं जाएगा, पक्की बात है बेटा नहीं समेटा जाएगा।
तो बेटा बायो को जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है आपको। स्ट्रेस लेना है तो थोड़ा केमिस्ट्री में ले लो, थोड़ा फिजिक्स में ले लो, ठीक है। बायो तो बिल्कुल मस्त तरीके से बेटा मक्खन तरीके से चलेगी, और एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट करेंगे बिल्कुल मक्खन तरीके से। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग से। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आपकी एनसीईआरटी में क्या, सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा सेल साइकिल, ठीक। आपकी हम पढ़ेंगे बेटा सेल साइकिल। तो बेटा क्या एनसीईआरटी कहती है आपकी, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हो उन सब के अंदर जो बेटा आपकी सेल डिवीजन होता है, यानी कि जो आपकी कोशिका का विभाजन होता है आपकी जो बेटा सेल डिवाइड करती है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। तो बेटा जब आपका सेल डिवाइड कर रही होती है, जब उसका डिवीजन चल रहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और किस फेज में होता है बेटा, वो आपके एस फेज में होता है। क्या बेटा मैं लिखूं, नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए एस फेज में होता है। एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। तो बेटा जो सेल ग्रोथ होती है वो तो कंटिन्यूअसली आपके चलती रहती है, किसमें, इंटरफेज में चलती रहती है, ठीक। ऑल these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। तो बेटा जो आपकी जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, आपके सेल का डिवाइड करना, आपके डीएनए का रेप्लिकेट करना, आपकी सेल की ग्रोथ होना, ये सब बेटा एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। यानी कि बेटा कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, एक सीक्वेंस में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। क्यों होती है सीक्वेंस में, जिससे कि बेटा वो इंश्योर कर सके आपका एक करेक्ट डिवीजन, यानी कि क्या उनका सही तरीके से बेटा डिवीजन हुआ या नहीं हुआ है आपके डीएनए का, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। और इंटैक्ट जीनोम का मतलब क्या है बेटा, यानी कि जैसा आपको डीएनए दिया गया था, क्या वैसा ही डीएनए जो है आपको देखने को मिला। क्या बेटा जो जैसा डीएनए दिया गया था वैसा ही देखने को मिला, क्या उसके अंदर आपने कुछ चेंज कर दिया, क्या जो है डिवीजन में बेटा कुछ गलती हो गई तो कुछ ऐसा बन गया जिससे आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो बेटा इन सब का जो ख्याल रखा जाता है, ये सब बेटा एक कोऑर्डिनेटेड वे में प्रोसेस होती है। और इन सब का ख्याल रखता है कौन बेटा, इन सब का ख्याल रखते हैं आपके बेटा जीन। इसलिए हम कहते हैं बेटा जो आपकी सेल साइकिल होती है जेनेटिक आपके कंट्रोल में होती है, जेनेटिक कंट्रोल में होती है, ठीक। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells। यानी कि बेटा जो आपके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी सेल डुप्लीकेट करती है आपके जीनोम को। जीनोम का मतलब क्या बेटा, जीनोम का मतलब वही आपके डीएनए है, ठीक। सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल। बेटा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल क्या है, आपके सेल ऑर्गेनेलिज की बात करी जा रही है। और वो आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, वो आपके बेटा जीवन में देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम जीवन में हो जाते हैं। और जो कुछ बच जाते हैं वो बेटा आपके जी2 में हो रहे होते हैं, ठीक। एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। और बेटा इवेंचुअली वो क्या करती है एंड में, जो एक जो पेरेंटल सेल आती है वो बेटा दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है। इज टर्म्ड सेल साइकिल। और इसी को कहा जाता है बेटा आपके सेल साइकिल, और इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। बेटा एक सेल का आना, उस सेल का जो है बेटा सेल ग्रोथ करना, डीएनए का रेप्लिकेट करना, और एंड में जाके जो है बेटा दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाना, इसी को हम कहते हैं आपके बेटा सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि बेटा जो आपकी सेल ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। और वो कैसे होती है बेटा, आपके साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज उसके जो है लगातार चलता रहता है, ठीक। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। यानी कि बेटा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक ही बार एक साइकिल में होता है, एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। और वो बेटा स्टेज आपकी कौन सी होती है, वो आपकी स्टेज होती है बेटा एस फेज। वो आपकी स्टेज होती है बेटा एस फेज। यानी कि एस फेज वो, यानी कि जो बेटा आपकी एस फेज होती है वो एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है, और वो पूरी सेल साइकिल में सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करता है, ठीक। आगे बेटा क्या करिए, आगे एनसीईआरटी कहती है द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स यानी कि बेटा डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि बेटा आगे क्या करा जाता है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स करे गए, यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन करा गया उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा बेटा डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। यानी कि जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर बेटा पर्टिकुलर उनके खुद के न्यूक्लियाई उनके अंदर उसे बेटा डिवाइड भी तो करना है। तो ये डिवाइड करा जाता है कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि बेटा किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बेटा आपसे एम फेज के बारे में। और एम फेज में बेटा कौन से इवेंट्स की बात कर रहा है, ये आपसे बात कर रहा है बेटा कैरियोकाइनेसिस की, ठीक।
कैरियोकाइनेसिस में जैसे बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, इनके थ्रू जो है बेटा आपके डिवीजन करा जाता है, किसका? आपके डीएनए का, जो कि हम बेटा आपको आगे बताएंगे किस तरीके से आपका डिवीजन होता है, किस तरीके से जो प्रोसेसेस चलती हैं, ठीक। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और जो बेटा आपके इवेंट्स होते हैं सारे के सारे होते हैं आपके जेनेटिक कंट्रोल के अंदर, यानी कि हमारे बेटा सेल के अंदर जो बेटा ये जितना भी चल रहा है सेल साइकिल, एक्चुअली ये जो बेटा जेनेटिक कंट्रोल है, यानी कि जीन्स जो है इनके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जिस तरीके से डिवीजन करना है उस तरीके से जो है आपके डिवीजन चलता रहे, उस तरीके से जो है आपके डिवीजन चलता रहे, ठीक। तो आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं, आइए चलिए। तो चलो आगे एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हैं, आइए चलिए, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करते हैं आपसे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, यानी कि हम बात करेंगे सेल साइकिल के फेजेस के बारे में, ठीक। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं सेल साइकिल के ड्यूरेशन को समझने के लिए, हम जो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल यानी कि ह्यूमन सेल को ले रहे हैं, किसमें? आपके कल्चर में। ह्यूमन सेल को जो हम बेटा आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो करा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। तो बेटा ये जो सेल होती है हर 24 घंटे में जो है एक बार डिवाइड करती है, डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर, यानी कि हर 24 घंटे के अंदर जो है बेटा आपकी ह्यूमन सेल एक बार डिवाइड करती है, ठीक। हाउ एवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो बेटा आपकी ड्यूरेशन है वो आपकी वेरी कर सकती है, कहां से? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, यानी कि जो बेटा आपकी ड्यूरेशन बताई गई है यहाँ, वो बेटा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है सेल डिवीजन की, और सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करती है। जैसे कि बेटा ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स, यानी कि बेटा जो ईस्ट के अंदर जो पूरी की पूरी जो सेल साइकिल होती है, यानी जो सेल डिवीजन जो होता है वो बेटा 90 मिनट्स में हो जाता है। आपके किस में हो जाता है बेटा? वो हो जाता है आपके 90 मिनट्स में। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। एक फेज है बेटा आपका इंटरफेज, एक होता है बेटा एम फेज, जिसे हम कहते हैं आपके माइटोसिस फेज, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या? माइटो माइटोसिस फेज, क्या कहते हैं? माइटोसिस फेज। तो बेटा ये हम आपको बता ही चुके हैं, ये बेटा जीवन फेज है, ये एफ ये एस फेज है, ये आपके जी टू फेज है, और तीनों को मिला के हम कहते हैं क्या बेटा? आपके तीनों को मिला के हम कहते हैं आपके बेटा इंटरफेस। क्या कहते हैं बेटा? आपके इंटरफेस। क्या कहते हैं बेटा? आपके इंटरफेस। और देखो यहाँ बेटा ऊपर से एक जो है छोटा सा अचक से जो है बेटा आपके जी नोट दे रखा है, ये जी नोट तो हम आपको कल बताएंगे, ठीक। फिर बेटा आपके जो एम फेज दे रखा है, और एम फेज में बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो कि आपके क्या कहलाते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस। और देन आपके दे रखा है साइटोकाइनेसिस, ठीक। तो आपने देखा बेटा यहाँ से एक सेल चलना चालू करती है, एक सेल चलना चालू करती है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो आपकी दो सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाती है, ठीक। तो बेटा अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं आपके एनसीईआरटी को। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, ठीक। तो बेटा जो आपका एम फेज होता है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक ऐसा फेज है जिसके अंदर एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा है या फिर माइटोसिस आपके हो रहा है, ठीक। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो बेटा क्या हमने आपको ये लाइन बता दी थी, क्या हमने आपको अच्छे से समझा दिया था? जो आपका इंटरफेज होता है एक्चुअल में वो बेटा एक ऐसा फेज होता है या फिर एक ऐसा टाइम इंटरवल होता है जो कि दो लगातार होने वाले एम फेज के बीच में आपके आता है। यानी कि बेटा जो आपका इंटरफेस होता है वो आपका प्रिपरेशन टाइम होता है, यानी कि एक सेल प्रिपेयर करती है डिवाइड करने से पहले, फिर बेटा जो वो डिवीजन करती है, फिर जो सेल्स डिवाइड करके आपके आई हैं दो डॉटर सेल्स, वो बेटा फिर अगेन डिवीजन में आपके जाएंगी, यानी कि फिर जो है वो तैयारी करेंगे इंटरफेस। तो इस तरीके से जो आपका इंटरफेस होता है वो दो लगातार सक्सेसिव एम फेस के बीच में आपके आता है, ठीक। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper last for only about an hour। तो जब बेटा आप 24 घंटे के अंदर किसी सेल को देखते हो, ह्यूमन सेल जो बेटा 24 घंटे के अंदर डिवाइड कर रही थी, तो हम वहां क्या देखते हैं? जो आपका जो बेटा एक्चुअल डिवीजन होता है, यानी कि जो आपका एम फेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है। और जो आपका इंटरफेज होता है बेटा वो आपका होता है बेटा 23 आवर का। कितने का होता है बेटा? 23 घंटे का। कितने का होता है बेटा? 23 घंटे का होता है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, यानी कि बेटा 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल को कंटेन करता है क्या? आपके बेटा इंटरफेस। क्या करता है बेटा? आपके करता है कंटेन इंटरफेस, दैट इज 23 आवर। कितने बेटा? वो होते हैं आपके 23 आवर, ठीक। द एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन। ये भी हमने बेटा आपको बता दिया, जो आपका एम फेज होता है, जो माइटोसिस होता है, वो आपका न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, ठीक।
कॉरस्पॉन्डिंग टू दी सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस क्या बेटा, इसी को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसके अंदर आपका सेपरेशन हो रहा है डॉटर क्रोमोसोम्स का, ठीक। एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और बेटा एंड उसका होता है आपके किससे, साइटोकाइनेसिस से, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से। क्या बेटा आपको हमने यही बताया था, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को ही हम कहते हैं आपके साइटोकाइनेसिस, ठीक। द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, बेटा इंटरफेस को जो है रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्यों, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। यानी कि बेटा जो आपका इंटरफेस होता है हम उसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्यों, क्योंकि सेल आपकी बेटा प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रही है, वो बेटा सेल ग्रोथ कर रही है और आपके डीएनए का रेप्लिकेशन कर रही है एक ऑर्डरली मैनर में, ठीक। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेजेस, बेटा किस किस में डिवाइड करा गया, उसे G1 फेज में डिवाइड करा गया, देन आपके S फेज में जिसे सिंथेसिस कहते हैं, देन G2 फेज जिसे हम कहते हैं बेटा आपके गैप 2 फेज, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके गैप 2 फेज, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके गैप 2 फेज। अब चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बेटा कि आपके G1 फेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि बेटा जो आपका G1 फेज होता है वो इंटरवल होता है, वो इंटरवल होता है, वो टाइम होता है, कौन सा टाइम होता है, वो होता है बेटा आपके माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का टाइम। यानी कि बेटा जो आपका G1 होता है उसके आगे क्या होगा बेटा, एस होगा, और उससे पहले बेटा क्या हो चुका है, आपका एम फेज हो चुका है। यानी कि बेटा G1 एक ऐसा टाइम इंटरवल है जो कि आपके बेटा पड़ता है किसके बीच में, आपके माइटोसिस के और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के, ठीक। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो बेटा आपकी जो सेल होती है G1 वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, वो बेटा कंटिन्यूअसली ग्रो तो करती है बट कभी भी अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती। क्यों ये डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती G1 में, क्यों, क्योंकि बेटा वो जो है आपके एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करती है। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, तो बेटा आपकी जो एस फेज की शुरुआत ही होती है कब, जैसे ही आपकी सेल बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करती है, डीएनए का सिंथेसिस करना स्टार्ट करती है, उसी को हम कह देते हैं आपकी बिगनिंग ऑफ एस फेज। यानी कि आपकी एस फेज की बिगनिंग होती है कब, जब आपकी सेल जो है बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देती है, सिंथेसिस स्टार्ट कर देती है, ठीक। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल, तो बेटा इस टाइम जो होता है आपका अमाउंट ऑफ डीएनए जो है बेटा डबल कर जाता है, आपका जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो बेटा आपका डबल कर जाता है, ठीक। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, अब बेटा आपको समझ में आएंगी वो जो आज हमने आपको पढ़ाया, क्या हमने आपको बेटा 2C बताया था, याद है आपको, पेरेंटल सेल में हमने 2C लिया था, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द डिनोटेड एज 2C। अब आपको समझ में आएगा बेटा 2C हमने क्यों लिया था, क्योंकि एनसीईआरटी हमसे 2C लेने को कहती है, ठीक। देन इट इंक्रीजेस टू 4C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C, और बेटा ये कब होता है, ये होता है आपके एस फेज में। हाउ एवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, जबकि बेटा आपका जो है क्रोमोजोम नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, ये भी हम बेटा आपको टोटली एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक। If the cell had diploid or 2n number of chromosomes at the G1, even after the S phase, the number of chromosomes remains the same. That is 2n. That is 2n. That is 2n. यानी कि 2n नंबर, 2n का मतलब क्या बेटा, 2n इक्वल्स टू 23, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेटा यहाँ बात चल रही है आपके, ठीक। तो बेटा उतने ही रहते हैं, ये हम बेटा आपको प्रूव कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था ना, आप चाहे 4 ले लो, चाहे आप 23 पेयर्स ले लो या 46 ले लो क्रोमोसोम, वो बेटा सेम ही रहते हैं, ठीक। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज, तो बेटा एनिमल सेल में जब आप एस फेज के दौरान देखते हो तो क्या देखते हो, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, तो बेटा जब आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है, वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, जबकि आपको सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेट होते हैं वो बेटा कहाँ होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में, जो कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया भी था। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, आओ चलो फिर से जो है हम बेटा आपको एक बार दिखाते हैं, क्या आपको दिखाते हैं हम आपके एस फेज। तो बेटा क्या ये जो है आपके साइटोप्लाज्म है, तो क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, वैसे तो आपको दिख रहा है बट एक बार फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं इन साइटोप्लाज्म। और बेटा सबको ही पता है डीएनए का रेप्लिकेशन तो आपके न्यूक्लियस में ही होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन तो आपके न्यूक्लियस में ही होता है। चलो आओ करते हैं, बात करते हैं, ठीक। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, तो हमें ये तो पता है बेटा सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू रहती है पूरी की पूरी इंटरफेस के दौरान, बट आप G2 में देखते हो कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करे जाते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। और बेटा ये प्रोटीन कौन से होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं बेटा आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, ये होता है आपका बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन।
जो आगे जाके आपके बनाता है क्या बेटा, स्पिंडल फाइबर, जो आपके आगे जाके बनाता है बेटा आपकी स्पिंडल फाइबर। अब इसके बाद जो बेटा एनसीईआरटी हमारी तरफ एक क्वेश्चन फेंकती है, और वो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, और उसका आंसर बेटा आप पॉज करोगे, आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और आप आंसर दोगे, ठीक। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो है पॉज करा होगा, और जो है आपने बेटा इसका आंसर दिया होगा। नहीं दिया है तो आप देख लो, और आपने दे दिया है तो मिलाओ कि आपका सही है, ठीक। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल, it has 16 chromosomes in each cell, ठीक। can you tell how many chromosomes will the cell have at G1, तो बेटा G1 पर आपको जो कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक। आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर एम फेज, तो एम फेज के बाद भी आपको कितने जो है आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक। एंड आल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1 आफ्टर एस फेज एंड G2 इफ द कंटेंट आफ्टर एम फेज इज 2C, ठीक। तो बेटा यहाँ कह क्या रहा है क्वेश्चन हमसे बेटा, बेसिकली सिंपली ये कह रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं किसमें, आपके बेटा पेरेंटल सेल में, आप क्या डाल लोगे यहाँ बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है किसमें बेटा, आपकी यहाँ बात कर रहा है आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, ठीक। और इसके अलावा बात कर रहा है बेटा आपकी, क्या बात कर रहा है, इसके अलावा बात कर रहा है आपसे बेटा किस बारे में, आपसे बात कर रहा है बेटा ये आपसे अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में। एएमटी डाल रहा हूं बेटा मैं, एएमटी का मतलब है अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक। अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में बात कर रहा है, और बेटा कर किस किस फेज में रहा है आपसे, ठीक। एक तो कर रहा है बेटा जीवन में, एक कर रहा है आपसे, आओ जरा देखते हैं, एक मिनट बेटा ऐसे थोड़ा सा ही कर लेते हैं और को। अब देखिएगा जरा ध्यान से आइए, वैसे तो बेटा आपको इसका आंसर दे देना चाहिए, अगर आपको बेटा एक सिंपली लाइन भी याद है ना तो भी आप आंसर दे दोगे, ठीक। अब जरा देखिएगा, ठीक। आओ चलो, आप देखोगे क्या बेटा, आप यहाँ देखोगे क्या, आप देखोगे हम यहाँ बात करेंगे बेटा जीवन के बारे में, हम यहाँ बात करेंगे आपके एस के बारे में, G2 के बारे में, और देन बात करेंगे आपसे एम फेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे बेटा एम फेस के बारे में। तो बेटा हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है पहले से ही जो है आपके दे रखी है, तो बेटा मैं पिंक से ही उन इन्फॉर्मेशन को आपके लिख देता हूँ। तो बेटा क्या कह रहा है, आफ्टर एम फेज जो है बेटा आपके 2C देखने को मिलता है, द कंटेंट आफ्टर एम फेज इज 2C, तो बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, अमाउंट देखने को मिला था 2C, ये बेटा आपको जो है प्री आपको जो है क्वेश्चन में दे रखा है। और इसके अलावा क्या दे रखा है आपको जो है बेटा, एक जो पेरेंट सेल दे रखे है वो क्या दे रखे हैं, पेरेंट सेल में जो है बेटा आपके 16 क्रोमोसोम दे रखे हैं, पेरेंट सेल में बेटा कितने दे रखे हैं आपके जो है 16 क्रोमोसोम्स दे रखे हैं, 16 क्रोमोसोम्स दे रखे हैं। तो बेटा एक लाइन तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्चुअली नंबर कभी चेंज होता ही, यानी कि बेटा जीवन में भी जो है आपके 16 ही देखने को मिलेंगे, एस में भी 16 देखने को मिलेंगे। एक मिनट दीजिएगा, रुकिएगा जरा, इसे जो है बेटा अलग कलर से बनाते हैं, आइए रेड से बनाते हैं, ठीक। तो बेटा आपको जो है 16 ही क्रोमोसोम्स आपको G1 में देखने को मिलेंगे, एस में भी 16 देखने को मिलेंगे, G2 में भी 16 देखने को मिलेंगे, और एम फेज के अंदर भी बेटा जो है आपको 16 देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके कभी सेम, कभी भी जो है बेटा आपके डबल नहीं होते, आधे नहीं होते, वो सेम टू सेम रहते हैं। क्यों, तभी तो हम कहते हैं बेटा इसको माइटोसिस को क्या कहते हैं, आपके इक्वेशनल डिवीजन। और जो अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा क्या है, अगर यहाँ बेटा 2C दे रखा है एम फेज में, तो आपको पता है पेरेंटल सेल में भी कितना होगा बेटा आपके 2C होगा, पेरेंटल सेल में भी 2C होगा, तो बेटा जीवन में भी आपके 2C होगा। बट आपके एस फेज में जो है बेटा अमाउंट जो है बेटा डबल कर जाता है, 4C कर जाता है, और G2 में भी जो है बेटा आपके जो एस में रहता है वो एज इट इज सेम रहता है, तो बेटा क्या रहता है 4C रहता है। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपने जो है इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा आपने खुद ब खुद दे दिया होगा, ठीक। क्योंकि बेटा मुझे आप तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, ठीक। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगी अगर आपको, अगर आपने अब आप इसका आंसर नहीं दे पाए थे, अगर आपने मेरी वीडियो के थ्रू देख के आपको मैं इसका आंसर दिया है, तो बेटा बड़ी ही थोड़ी सी शर्म की बात आपके लिए है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको नहीं जो है क्लियर हुआ है तो आप एक और बार फिर से देखोगे, ठीक। तो बेटा इसी के साथ हम जो है आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और आगे जो हम बेटा आगे जो आपका बचा कुछ है आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपके लेक्चर थर्ड में। तो बेटा थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए, आपने इतना इंतजार करा, और अब बेटा जो है आपका लेक्चर एंड होता है। तो सीख सर बेटा आपकी पढ़ाई जो है आपकी बेहतरीन चलती रहे, आप इसी तरीके से पढ़ते रहे, और बेटा लेक्चर थर्ड पर जब आप आएंगे तो आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों ही आप रिवाइज करके आएंगे बेटा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करके नहीं आओगे तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्रीवियस लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक।
तो इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच, और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और आप बहुत खुश रहें। ठीक, धन्यवाद बेटा।